सेशन चालू। हेलो, आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? हेलो। हेलो। क्लियर आ रही है ना आवाज, साउंड? अच्छा, कल हम लोग जो पहुंच कल जो हम लोग पहुंचे थे उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते। मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में किसी को शायद आई थिंक कंफ्यूजन था थोड़ा सा, तो उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री अगर देखोगे शुरुआत कहाँ से होती, तो जहां से यूरोपियंस लोग आते हैं वहां से हम लोग का क्या होता है, मॉडर्न हिस्ट्री की एक शुरुआत हो जाती है। मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोग देखोगे तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग में सबसे पहले जो आए थे कौन, पोर्चुगीज सबसे फर्स्ट टाइम आए थे। और उनका एक ही मकसद था आने का, व्यापार करना, है ना। उसमें देखोगे तो हम लोगों ने पढ़ा था ब्राथोलोमो डायस, है ना। वो पहले आए थे पर केप ऑफ गुड होप तक बस पहुंचे थे। उसके बाद देखोगे तो अमेरिका में खोज हो गई थी, अमेरिका की खोज कोलंबस किए थे। फिर उसके बाद अमेरिगो वेस्पुची, उसके बाद देखोगे पहले जो आए थे वास्को डी गामा, इन लोग आए थे। एक्चुअली पोर्चुगीज लोग आए थे, इनका मकसद नहीं था यहाँ पे रहना बसना, कोई पर्पस नहीं था। हाँ ये याद रख लेना, इन लोग सिर्फ व्यापार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आए थे, व्यापार करने आए थे। बट इसी बीच व्यापार करने एक और आ गया था कॉम्पिटिटर, जिनका नाम था डच, है ना। डच लोग आ गए थे, जिसको हम लोग हॉलैंड या नीदरलैंड के लोग बोलते हैं। और इसके कारण पोर्चुगीज और डचों में घमासान युद्ध हुआ था, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ वॉन्टम। 1602 में युद्ध हुआ था, और जिसमें डचों ने पोर्चुगीज को बुरी तरह हराया था। उसके बाद देखोगे पोर्चुगीज फाइनली गोवा में जाके छुप गए थे, बस गए थे, और 1961 में गोवा को आजाद किया था, है ना। ये लास्ट टाइम तक हुआ था। उसके बाद डच लोग आए, डच 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 आने के बाद देखोगे तो उसी के बाद डच के बाद कौन आ गए, ब्रिटिश लोग आ गए। और व्यापार में फिर कंपटीशन हो गया ब्रिटिश और डचों के बीच में। फिर ब्रिटिश और डचों के बीच में युद्ध जो हुआ था, जिसको बोलते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, 1759 में हुआ था बैटल ऑफ बेदरा। और ब्रिटिश ने डचों को बुरी तरह हराया, कौन से युद्ध में, तो बैटल ऑफ बेदरा। ये एग्जाम में पूछेगा, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रख लेना। तो बैटल ऑफ बेदरा के युद्ध में हराया, और डच लोग वापस कहाँ चले गए, हॉलैंड, मतलब नीदरलैंड चले गए। ब्रिटिश के बाद देखोगे तो एक कॉम्पिटिटर और आ जाएंगे हमारे, फ्रांसीसी। और फ्रांसीसी लोग आएंगे, और फाइनली देखोगे तो इन दोनों के बीच में युद्ध होगा। और अल्टीमेटली जो रुक जाएंगे, रह जाएंगे हमारे इंडिया में, कौन, हमारे ब्रिटिश। ये तो सारे जानते हैं। हाँ एक चीज याद रख लेना आप लोग, ब्रिटिश और फ्रांसीसियों में आप लोग देखोगे, मतलब ब्रिटिश और फ्रेंच में आप लोग देखोगे, तो ब्रिटिश की जो कंपनी थी, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, ब्रिटेन की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो एक प्राइवेट कंपनी थी। मतलब एलिजाबेथ उस समय भेजी थी। उस समय बड़े बड़े ओनर लोग जो थे, उन लोग एक कंपनी स्टार्ट किए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसके थ्रू क्या हुआ था हमारा, ब्रिटेन के लोग आए थे यहाँ पे, सिर्फ व्यापार करने आए थे, मकसद और कुछ नहीं था। फ्रांसीसियों की जो कंपनी थी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, एक्चुअल में वो एक गवर्नमेंट कंपनी थी, है ना, एक गवर्नमेंट कंपनी थी। और उन लोग जो आए थे यहाँ पे रहने बसने आए थे, क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, डेवलपमेंट बहुत अच्छा था, रॉ मटेरियल बहुत था। ऊपर से दूसरा देखोगे तो इंडिया को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। तो इसलिए उन लोग यहीं पे रहने और बसने आए थे, एक्चुअल में फ्रांसीसियों को देखे थे। बट ईस्ट इंडिया जो कंपनी आई थी, मतलब ब्रिटेन की जो कंपनी आई थी, वो सिर्फ पैसा कमाने आए थे, मतलब धन कमाने आए थे, उनका एक ही मकसद था। तो बोलते हैं ना, ब्रिटेन में किन लोगों ने शासन किया, तो ब्रिटेन में दो लोगों ने शासन किया हमारे ऊपर। एक ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरा अगर देखेंगे तो किसने किया था, तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट, थोड़ा सा याद रख लेना। हाँ अगर आप फ्यूचर में मतलब पास्ट में अगर देखोगे, ब्रिटिश के कंपेयर में अगर फ्रांसीसी हमारे ऊपर शासन करते, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शायद और कहीं होता, मतलब हम लोग का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता, अधिक होता, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी थी और वहां पे डेवलपमेंट की बात करते, मतलब डेवलपमेंट ज्यादा होता। तो उसके बारे में क्या होता, पूरा डिस्कशन होता। तो ये एक चीजें हैं। हाँ अब मैं आ जाता हूँ कहाँ पे, ब्रिटिश। हम लोग लास्ट जो पढ़ रहे थे ब्रिटिश, ब्रिटेन के बारे में बात करते हैं, ब्रिटेन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ब्रिटिश लोग कैसे कैसे आए थे, कैसे कैसे व्यापार किए, उसके बारे में थोड़ा सा देखना है हम लोग को। ब्रिटिश,
31 दिसंबर 1600। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, एलिजाबेथ है ना, ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ, एक कंपनी खोली है ना, लंदन में खोली थी, यहाँ पे नहीं, मतलब यहाँ पे एक कंपनी का डिसाइड कर रहे थे कि कौन सी कंपनी बनेगी, तो कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी। इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी खोलने का प्रयास कर रहे थे। तो ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसको एक खोलने का एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया जा रहा था। हाँ, इसके बाद आप लोग देखोगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रयास किया, एलिजाबेथ ने बोला कि यार यहाँ पे एक ईस्ट इंडिया कंपनी खोलेंगे और उसके लिए क्या होगा, मतलब एक चालू किया जाएगा, व्यापार व्यापार की चालू किया जाएगा। हाँ, सबसे पहले जो भेजा था, किसको भेजा था, एलिजाबेथ ने किनको भेजा था, 1608, मतलब 1608 में जो सबसे पहला भेजा था, किसको भेजा था, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस, हॉकिंस को भेजा था, है ना, कैप्टन हॉकिंस को भेजा था, और ये कहाँ पे, मुगल दरबार में गए थे, मतलब जहांगीर से मिलने गए थे। इसको आप लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं, विजिटेड द मुगल कोर्ट ऑफ जहांगीर। ऑफ जहांगीर, जहांगीर, ठीक है। तो 1608 में देखोगे तो कैप्टन हॉकिंस आए थे, जहांगीर से मिले, बोले कि यहाँ पे एक कंपनी खोलना है, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके कारण देखोगे तो सूरत में 2-3 साल रुके थे, है ना, जहांगीर उनको अलाउ नहीं किए थे कि कुछ खोलना है, कंपनी खोलना है करके। बाद में आगे जाके देखोगे तो अलाउ कर दिए थे। तो उसके बाद देखोगे तो हमेशा याद रख लेना, ब्रिटेन का आप लोग देखोगे तो क्या चलता है, वहां पे जो भी फर्स्ट बेबी रहेगा वही राजा या रानी बनेगी, मतलब जो भी अ, हाँ, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देखोगे तो जो भी है, हम मतलब फर्स्ट ब्रिटेन की अगर मैं बात करूं तो ब्रिटेन में जो भी पहला बेबी होता है वही क्या करता है, उसी के पास सत्ता रहती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। इंडिया में कैसा चलता था कि राजा का बेटा ही क्या बनेगा, अगेन राजा बनेगा, अगर पहली लड़की तो उसको कंसिडर नहीं करते थे। बट वहां पे ऐसा था, मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं, इंडिया में ऐसा है कि राजा का बेटा ही राजा बनता है। बट ब्रिटेन में कैसा चलता था, जो भी फर्स्ट बेबी है, चाहे वो लड़की है या लड़का, वो क्या बनती है, हमेशा शासक बनते हैं, शासक बनते हैं। या तो लड़की होगी तो रानी बनेगी, महारानी जैसे एलिजाबेथ, और लड़का होगा तो कौन बनेगा, राजा बनेगा। तो ये हमेशा शुरू से चल रहा है, मतलब जो भी फर्स्ट बेबी होगा वो उसको राजा या रानी बनाते थे, घोषणा करते थे। तो शुरू से ही वो परंपरा चल रही है। तो वहां पे इक्वेलिटी है, मतलब राइट टू इक्वेलिटी। बट इंडिया में थोड़ा सा पुरुष प्रधान कंट्री, थोड़ा सा दिक्कत होता है यहाँ। खैर अभी चेंजेस आ रहे हैं, मतलब नॉर्मल होते जा रहे हैं इंडिया में। हाँ, इसके बाद देखना, सबसे पहले 1608 में कैप्टन हॉकिंस आया था, बट जहांगीर से उतना परमिशन नहीं मिल पाया था, मतलब चालू हो चुका था बट उतना परमिशन नहीं मिल पाया था। इसके बाद देखोगे तो ब्रिटेन में अगले जो राजा बने थे, एलिजाबेथ के बाद कौन बने थे, जेम्स फर्स्ट, है ना, जेम्स फर्स्ट ये राजा बने थे, अगर आप लोग देखोगे। हाँ, इन्होंने भेजा था अपना एक दूत बना के, एक एजेंट बना के, जिसका नाम था सर टॉमस रो, 1615 में भेजा था। हाँ, ये भेजा था कब, 1615 में, 1615 में, किसको, सर टॉमस रो। सर थॉमस रो को भेजा था एक्चुअल में, ठीक है। और ये फिर आए और उनके बाद परमिशन लिए कि एक कंपनी खोलनी है, एक बड़ी कंपनी खोलनी है, मेरे को यहाँ का राजा बनना है, एक एग्रीमेंट लेके आए थे। और इसके तहत फिर क्या हुआ था, बहुत सारी इनको लिबर्टीज मिली थी कि यहाँ 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 व्यापार कर सकते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, तो इनके बारे में डिस्कशन हुआ था। हाँ, ये याद रख लेना, ब्रिटिश की जो पहली कंपनी थी, मतलब इंडिया में पहली कंपनी कहाँ पे खुली थी, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो 1611 में फर्स्ट कंपनी खुली थी इनकी, कहाँ पे,
तो ये खुला था सबसे पहला मछलीपट्टनम या मासुलीपट्टनम। मासुलीपट्टनम, ठीक, ये सबसे पहला फैक्ट्री था। उसके बाद देखोगे तो आप लोग 1613 में पहली फैक्ट्री कहाँ पे खुली थी? सूरत। ये पहले मतलब पहली मतलब अगर आप लोग देखोगे ब्रिटिश की पहली फैक्ट्री कहाँ पे थे तो मछलीपट्टनम, है ना। मछलीपट्टनम देखोगे साउथ में, और अगर देखोगे तो नॉर्थ में कहाँ पे खुली थी तो सूरत सेकंड फैक्ट्री थी। हाँ, अगर घुमा के क्वेश्चन पूछेगा कि नॉर्थ में पहली फैक्ट्री कौन सी खुली थी तो याद रख लेना सूरत। नॉर्थ नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्थ इंडिया में कहाँ खुली थी तो सूरत। और ऑल ओवर इंडिया में कहाँ खुली थी तो मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम। या साउथ में कहाँ खुली थी पहले तो ये भी मछलीपट्टनम मासुलीपट्टनम, ठीक है। तो ये पहली फैक्ट्री, तो ये घुमा घुमा के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में फ्रेम होता है, पूछता है, तो थोड़ा सा याद रखना। अब यहाँ से ब्रिटिश लोग आ गए थे, मतलब आप लोग देखोगे तो ब्रिटेन ब्रिटेन में दो लोगों ने हमारे ऊपर शासन किया है, एक ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी कौन? ब्रिटेन की पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। शोषण किसने किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब मैं किन की बात कर रहा हूँ? एक व्यापारी वर्ग की बात कर रहा हूँ, एक व्यापारी की बात कर रहा हूँ। जैसे इंडिया में एक व्यापारी है, सबसे ज्यादा बिजनेसमैन है, पैसे वाले कौन है हमारे? रिलायंस। वैसे ही अगर शासन देखोगे तो किसके हाथ में? मोदी, मतलब यहाँ की पार्लियामेंट मोदी सरकार के पास है। तो वैसे ही देखोगे तो ब्रिटेन में भी देखोगे एक कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, वो यहाँ की व्यापार कर रही थी, बहुत ज्यादा क्या कमा रही थी? पैसा कमा रही थी। और अगर यहाँ पे देखोगे कहाँ पे ब्रिटेन में देखोगे तो दो लोगों ने शासन किया था हमारे ऊपर, एक ब्रिटेन की कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरा कौन? ब्रिटेन के पार्लियामेंट। तो दो लोग शासन करेंगे, हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे तो इसके बारे में आप लोग को ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। और आगे हिस्ट्री अगर आपका अच्छा हो गया तो पॉलिटी आप लोग का ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एकदम कनेक्टेड है, लिंक्ड है एकदम, है ना। तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। हिस्ट्री हो गया, अगर हिस्ट्री अच्छा कर लिए तो आप लोग का पॉलिटी ऑटोमेटिक अच्छा हो गया। अगर पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों अच्छा हो गया ना तो आपका इकोनॉमिक्स एकदम इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको इंडिया की कल्चर के बारे में, कैसे सोने की चिड़िया से कंगाल चिड़िया बन गया उसके बारे में आपको समझ में आएगा। तो आपको पता चलेगा ग्रोथ कैसे डाउन होते चले गया हम लोग का, और आज हम लोग माइनस में चल रहे हैं, उसके बारे में आप लोग को और ज्यादा क्या होगा, धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग। हाँ, इसके बाद मैं डिस्कशन करता हूँ कौन सा? ब्रिटेन के। आगे जाके देखोगे तो ब्रिटेन के राजा, जिसका नाम आगे जाके ब्रिटेन के जो राजा बनते कौन बनते? चार्ल्स सेकंड। 1661 की बात कर रहा हूँ मैं। 1661 में राजा बनते कौन हमारे? चार्ल्स सेकंड। चार्ल्स सेकंड आगे जाके राजा बनते, है ना। इनका जो विवाह होता है, इनका जो विवाह होता है मतलब, हाँ, किन से होता है, कोई बताना चाहेगा? हाँ, चार्ल्स सेकंड का जो विवाह होता है पोर्चुगीज की रानी महारानी से होता है, प्रिंसेस से होता है, जिसका नाम रहता है कैथरीन। कैथरीन से इनको विवाह होता है, और इनको जो मिलता है दहेज में, जो मिलता है, क्या मिलता है इनको? मुंबई। इन 1661, ठीक है। हाँ, चार्ल्स सेकंड गॉट मैरिड टू पोर्चुगीज प्रिंसेस मेड कैथरीन इन 1661। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लाइन है, थोड़ा सा याद रखिएगा, है ना। तो इनका विवाह होता है, और इनको जो क्या मिलता है, कौन सा मतलब दहेज में जो मिलता है, क्या मिलता है? मुंबई मिलता है। फर्स्ट टाइम अगर देखोगे तो मुंबई वाला इलाका मिलता है दहेज में। किसको? चार्ल्स सेकंड को। और ये फिर आगे जाके किसको दे देता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को, है ना। 10 पाउंड में देता है, ओनली 10 पाउंड, है ना, 10 lakhs नहीं, है ना। 10 पाउंड में, 10 पाउंड, 10 पाउंड में किसको दे देता है, मतलब रेंट पे किसको दे देता है ये? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है चार्ल्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है,
ये बता देता हूँ मैं आप लोग को। 1690 में मतलब ब्रिटेन के लोगों ने ही मतलब कौन सा कैलकाटा शहर की स्थापना की थी, कैलकाटा को एस्टेब्लिश किया था। कैलकाटा, ये एग्जाम में पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। कैलकाटा को एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। हाँ, किसने एस्टेब्लिश किया था तो ये याद रख लेना, किसने एस्टेब्लिश किया था तो जॉब चार्नक। जॉब चार्नक ने क्या किया था, इसको एस्टेब्लिश किया था, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है याद। तो ये क्वेश्चन पूछता है 1690 में जो कैलकाटा को एस्टेब्लिश किया था पूरी तरह से किसने किया था, तो जॉब चार्नक ने इसको पूरी तरह से क्या किया था, एस्टेब्लिश किया था। हाँ, इसके बाद थोड़ा सा याद रख लेना, 1677 में जो मुंबई को पूरी तरह से डेवलप किया था, या फिर बोल सकते हैं मुंबई को जो एस्टेब्लिश किया था, एकदम मुंबई शहर को एकदम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था, या फिर बोल सकते हैं मुंबई का फाउंडर कौन था। हालांकि मुंबई देखोगे दहेज, अब मैं मुंबई की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय बॉम्बे बोलते थे एक्चुअल में अपन, है ना, अभी तो मुंबई बोलते हैं। बॉम्बे मतलब मैं कौन सी इलाके की बात कर रहा हूँ, गुजरात और महाराष्ट्र, इसको बॉम्बे बोलते थे, है ना। तो उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो इलाका था। हाँ, इस शहर को डेवलप कौन किया था, मतलब इसके फाउंडर कौन थे मुंबई के, तो कौन थे हमारे गोराल्ड ओगियार। ये थोड़ा सा कभी कभी पूछ लेता है, वैसे अभी तक तो पूछा नहीं एग्जाम में, पर चांसेस है पूछ सकता है वो। मुंबई को जो एस्टेब्लिश किया था किसने किया था, गोराल्ड ओगियार। गोराल्ड ओगियर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखो ब्रिटिश लोग तो व्यापार कर ही रहे थे, कहाँ इंडिया में व्यापार व्यापार कर रहे थे, पर इनका एक कॉम्पिटिटर एक और आ गया, मतलब व्यापार करने के लिए एक और पर्पस आ गया, जिनका नाम था फ्रेंच, मतलब फ्रांस। इन लोग आ गए व्यापार करने। अब ब्रिटेन वाले देखोगे तो शुरू से बहुत ही चालाक थे, मतलब बहुत ही चालाक लोग थे, क्योंकि दिक्कत ये हो रहा था इंडिया में, क्या होता, पोर्चुगीज आए थे, डच आए थे, ब्रिटिश, ये तीन लोग तो आगे थे, दिक्कत कुछ नहीं होता। दिक्कत ये हो रहा था कि ब्रिटिश लोग आए मुट्ठी भर थे, मतलब बहुत ही कम लोग आए थे, बट इन्होंने शासन चलाने के लिए बहुत ही अच्छा काम किया था। क्योंकि देखो एक तो दिक्कत ये हो रहा था ब्रिटिश लोग को शासन चलाने में, मतलब यहाँ पे व्यापार करने में ये दिक्कत हो रहा था, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो रहा था। क्योंकि जैसे साउथ में बात कर रहा हूँ तो साउथ में रीजनल लैंग्वेज चलता है, जैसे मलयाली, इधर देखोगे तो कन्नड़, इधर देखोगे तो तेलुगु तमिल, ये अलग लैंग्वेज चलता है। और ऊपर देखोगे नॉर्थ इंडिया में तो क्या चलता है, पूरा हिंदी चलता है मैक्सिमम। तो कम्युनिकेशन का भी एक प्रॉब्लम आ रहा था। ब्रिटेन वाले इतने चालाक थे, इतने स्मार्ट थे, कि यहाँ पे सबसे पहले टैलेंटेड मतलब पढ़े लिखे लोगों को बुलाया, बोले कि यहाँ का लैंग्वेज जानो। क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रहा था ना कि कम्युनिकेशन का एक तो प्रॉब्लम हो रहा था। तो इन लोग संस्कृत स्कूल में पढ़े, संस्कृत स्कूल में पढ़े और संस्कृत सीख गए, कौन, ब्रिटिश वाले लोग। अब उनको ये समझ में आ गया कि भैया हम लोग को मेन पावर हमारे पास कम है, काम इंडियंस लोगों से लेना है। मतलब यहाँ पे जो क्लर्क उलर का काम है, कुली कबाड़ी वाला काम है, मेहनत वाला काम है, वो तो अल्टीमेटली इंडिया के लोगों से लेना है। क्योंकि हम तो मुट्ठी भर लोग हैं, तो यहाँ पे शासन करना है, तो यहाँ के लोगों को हमारा लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए उन्होंने फिर क्या किया, मतलब पूरे इंग्लिश मीडियम स्कूल देखोगे साउथ में स्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से हम लोग फिर इंग्लिश सीखे और आगे जाके ब्रिटिश लोग के गुलाम बन गए, अल्टीमेटली उनके तरह क्या किए, वर्क करना शुरू कर दिया, मतलब काम करना शुरू कर दिया, मतलब जैसा वो बोलते थे वैसा काम करना शुरू कर चुके थे। ये बोला जाता है कि हम लोग एक एक पत्थर उठा के भी मारते हैं ना ब्रिटेन वाले लोग को, ब्रिटिश लोग को, तो उन लोग कब से छोड़ के भाग जाते हैं। हाँ, बट यहाँ पे क्या था, उस समय की राजनीति पॉलिटिक्स, इंडिया वाले थोड़े घबराए थे, डरे हुए थे, इसलिए कोई एक्शन ले नहीं पाए। हाँ, ब्रिटिश ब्रिटिश की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ब्रिटेन के रहते रहते, मतलब ब्रिटिश लोग जब थे तो उसी के रहते रहते कौन आ गए व्यापार करने, एक और फ्रेंच मतलब फ्रांस के लोग आ गए। और उन लोगों ने फिर क्या किया, मतलब उन दोनों के बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा। अब ब्रिटिश वाले कैसे फ्रांस को हटाएंगे, कौन सा युद्ध होगा, उसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। अब ब्रिटेन तो मालूम है 1947 तक क्या करेंगे, यहाँ पे शासन करेंगे। हाँ, ये आ जाएगा अब आप लोग का कौन सा, फ्रांस, फ्रेंच। ठीक है, हाँ। हाँ, सबसे पहले अगर देखोगे फ्रेंच में किन लोगों ने यहाँ पे आया था, मतलब फ्रांस कौन लोग यहाँ पे आए थे, तो कौन आए थे सबसे पहले, फ्रांस के इस समय राजा अगर देखोगे तो कौन से, लुई 14। फ्रांस का थोड़ा सा हिस्ट्री आप लोग कभी पढ़ने की कोशिश करोगे तो फ्रांस का हिस्ट्री बहुत ही टफ है।
दिक्कत क्या होता है फ्रांस में, दो ही तीन नाम मिलेगा आप लोग को, या तो आप लोग को लुई मिलेगा, लुई 1, लुई 2, लुई 3, लुई 4, ऐसा लुई 14, लुई 16 मिलेंगे, या तो आपको चार्ल्स लोग मिलेंगे 1 2 3 4। तो इसलिए दिक्कत होता है कौन राजा क्या काम किया है ना, ये थोड़ा सा ना प्रॉब्लम होता है। खैर हम लोग को तो इतना डीप में जाना नहीं है, फ्रांस का हिस्ट्री पढ़ना नहीं, तो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ, इस समय देखो कि फ्रांस के जो राजा थे, मतलब मैं कब की बात कर रहा हूँ, 17th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ मैं, 17th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ। 17th सेंचुरी में देखोगे अगर फ्रांस के राजा कौन थे हमारे, लुई 14, लुई 14 मतलब ये क्या थे, फ्रांस के राजा थे। और इन्होंने किसको भेजा था, अपने मंत्री के, इस समय देखोगे तो क्या थे यहाँ के, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर को भेजा था। और वो थे हमारे कौन, कुलबर्ट, कुलबर्ट ये आए थे पहली बार कहाँ पे, इंडिया। ठीक है। In the middle of 17th century, Louis 14 फाइनेंस मिनिस्टर कोलबर्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले फ्रेंच में कौन लोग आए थे, तो कौन 17th सेंचुरी में देखोगे तो लुई 14 आए थे, फाइनेंस मिनिस्टर किसको भेजा था, तो कोलबर्ट को भेजा था, कहाँ पे, इंडिया को। बोले कि यहाँ पे भी एक कंपनी खोलो, जैसे ब्रिटेन वाले पैसा कमा रहे, पोर्चुगीज पैसा कमाइए, वैसे ही हम लोग को भी यहाँ पे क्या करना, पैसे कमाने। हाँ, बट ये याद रखना फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो क्या थी, पूरी तरह से एक गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट की कंपनी थी, है ना। उन लोग यहाँ जो आए थे उनका रीजन अलग था, मतलब उनका रीजन ये था कि क्या करना है, यहीं पे रहना है और बसना है। ठीक है, तो उन्होंने भी जो खोला था कौन था, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, या मतलब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी खोला था उन्होंने। इंडिया एक कंपनी खोला था। ठीक है, एक कंपनी खोला था। हाँ, इस समय देखोगे पहली फैक्ट्री जो उन्होंने खोली थी, कहाँ पे खोली थी, 1668 में पहली फैक्ट्री खोली थी। हाँ, कहाँ पे खोली थी 1668 में, तो पहली फैक्ट्री कहाँ पे खोली थी, सूरत। ये पहली फैक्ट्री एग्जाम में पूछता है, फ्रेंच ने पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी, तो कहाँ पे खोली थी, सूरत। और दूसरी फैक्ट्री अगर देखोगे 1669 में कहाँ पे खोली थी, तो कहाँ, मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम में क्या खोली थी, मतलब दूसरी कंपनी खोली थी। अब देखो क्या हुआ, कंपटीशन हुआ क्यों ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, ये थोड़ा सा बता देता हूँ। क्योंकि अब इन दोनों का जो मकसद था, पर्पस था, एकदम क्लियर था, मतलब सिर्फ व्यापार व्यापार करना है हम लोग को, व्यापार करना है, पैसा कमाना है, वापस चले जाना है। बट फ्रेंच लोग का सोच अलग था, उनका सोचने का तरीका ये था कि हम लोग यहीं पे रहेंगे, बसेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। और आप लोग को अगर देखना होगा फ्रांस का डेवलपमेंट, फ्रेंच लोग का डेवलपमेंट, तो आप लोग कहाँ जा सकते हो, पौंडीचेरी। क्योंकि इन लोग देखोगे तो सबसे लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक कहाँ पे शासन किया, पौंडीचेरी में। आगे जाके देखोगे तो 1954 के आसपास पौंडीचेरी को क्या किया था, आजाद किया था, रिहा किया था, मतलब छोड़ के गए थे। तो इसलिए देखोगे पौंडीचेरी का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है। अब इंडिया मतलब ब्रिटिश और किसके बीच में, फ्रेंच के बीच में, मतलब फ्रांस के बीच में क्या हुआ, व्यापार को लेके कंपटीशन, दोनों के बीच में घमासान चालू हो गया। और इस तरह से देखोगे तो मतलब फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में 3 युद्ध होगा। हाँ, तो पहला जो युद्ध जिसको बोलते हैं, फर्स्ट जो युद्ध होता है जिसको बोलते हैं हम फर्स्ट कर्नेटिक वॉर, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा जान जाएंगे हम लोग। ठीक, फर्स्ट कर्नेटिक वॉर ये है क्या, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा इसकी कहानी बता देता हूँ। एकदम डिटेल में जानने की थोड़ा सा कोशिश करोगे ना, तो क्या हुआ था, ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन देखोगे अल्टीमेटली 54 कंट्री गुलाम बनाया था, टोटल 54 कंट्री गुलाम बनाया था, जिसमें इंडिया था हमारा, श्रीलंका, पाकिस्तान, इधर से देखोगे हॉलैंड,
मतलब हाँ आयरलैंड, और इधर आयरलैंड, और इसके अलावा देखोगे तो कौन सा, अमेरिका। यहाँ तक कि अमेरिका भी गुलाम कंट्री था, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब ये गुलाम कंट्री थी। मतलब बोलते हैं ना, कॉमनवेल्थ गेम आज की डेट में देखोगे 54 कंट्री कॉमनवेल्थ गेम खेलती। कॉमनवेल्थ गेम वही कंट्री खेलती, मतलब बोलते हैं ना, कभी कभी एकदम डिटेल में क्वेश्चन पूछेगा, कॉमनवेल्थ गेम खेल रही है ना वो कंट्री, सारे गुलाम कंट्री जो क्या खेल रहे हैं आज की डेट में, कॉमनवेल्थ गेम खेल रहे हैं। ये एक्चुअली क्या है, ब्रिटेन का एक स्ट्रेटेजी था कि यार कॉमनवेल्थ गेम के थ्रू इन लोगों को क्या करेंगे, हम लोग आपस में अपने बातें मनवा सकते हैं। तो खैर ये बात का इशू है। तो आज की डेट में 54 का, उस समय देखोगे तो साम्राज्यवादी पॉलिसी थी। साम्राज्यवादी पॉलिसी की मतलब ये था कि दूसरे दूसरे कंट्री गुलाम बनाना और अपने साम्राज्य का बढ़ावा देना। तो इसी को बोलते हैं साम्राज्यवादी पॉलिसी। इस पे जो वर्क कर रहे थे सबसे ज्यादा कौन कर रहे थे, ब्रिटेन। मतलब ब्रिटेन क्या कर रहे थे, हर कंट्री क्या कर रहे थे, गुलाम बना रहे थे। आगे जाके देखोगे तो फ्रेंच, मतलब फ्रांस ने भी वही काम किया। मतलब हर कंट्री क्या किए थे, धीरे धीरे वो भी यूरोपियन कंट्री को गुलाम बनाना शुरू कर दी थी। इसीलिए ये देखोगे ना तो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में बहुत ज्यादा क्या हुआ, जबरदस्त मतभेद हुआ, विद्रोह हुआ और युद्ध हुआ, है ना। और इंडिया में भी देखोगे तो ब्रिटिश और फ्रांस का इसी कारण क्या हुआ था, टकराव, मतलब लड़ाई हुआ था बहुत ज्यादा। हाँ अल्टीमेटली देखोगे फाइनली कौन जीत गए थे, तो ब्रिटिश लोग यहाँ पे जीत गए। ठीक। हाँ फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हुआ था इसमें, कब की बात कर रहा हूँ, 1746 से 1748। हाँ ये हुआ था ब्रिटिश और किसके बीच में हुआ था, फ्रांस या फ्रेंच। हाँ कौन जीत गए थे इस समय फर्स्ट वॉर में, तो हम लोग को मालूम है कौन, फ्रांस। फ्रेंच वाले लोग जीत गए थे। अब रीजन ये था कि इस समय फ्रांस के जो राजा, मतलब फ्रांस के जो वो थे गवर्नर थे, कौन थे, हमारे डुप्ले जो मेन थे, बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी मतलब ये होता है इनका एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा था। मतलब वो चाहते थे कि ब्रिटिश वाले लोग को कैसे भी इंडिया से भगा दूं, और पूरा क्या हो, हम लोग व्यापार में पूरी तरह से क्या हो, पूरा फ्रांस लोग का, फ्रेंच लोग का क्या हो, पूरा कंट्रोल्ड रहे। ठीक है, तो ये एक वो था उनका सोचने का तरीका था फ्रेंच वाले लोगों का। डुबले मतलब इस युद्ध में जीतने में इनका क्या था, बहुत बड़ा योगदान था। हाँ ये याद रख लेना। कौन सा इस समय एग्रीमेंट किया था ब्रिटिश लोगों के साथ, तो इन्होंने एग्रीमेंट किया था एक्स ला शॉपल का एक एग्रीमेंट हुआ था, इसी को बोलते हैं ट्रीटी ऑफ एक्स ला शॉपल। एक्स ला शॉपल, ठीक है, एक्स ला शॉपल, ठीक है क्या ये। एक्चुअल में देखोगे तो एग्रीमेंट करते क्यों थे, जब दोनों के बीच में युद्ध होता था तो जो भी जीतता था, जैसे फ्रेंच वाले जीते हैं इस युद्ध में, है ना, इस वॉर में फ्रेंच वाले जीते, तो अल्टीमेटली वो क्या करते थे, जितना भी युद्ध में सामान हारे, जितना भी चीज हारे, जितना भी इनको लॉस हुआ, उनसे डबल क्या करते थे, वसूल लेते थे। तो ये फर्स्ट वॉर आराम से जीत गए थे, किसके कारण, डुप्लेक करंट जीत गए थे, है ना। तो ये पहला था। इसके बाद देखोगे तो पर ब्रिटिश लोग इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। कुछ दिनों बाद फिर देखोगे तो फिर इसी को लेके क्या होता है, संघर्ष होता है। मतलब व्यापार करने को लेकर आगे जाके क्या होता है, संघर्ष होना शुरू हो जाता है। हाँ जिसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड कर्नाटिक वॉर। कर्नाटिक वॉर, ठीक है, ये हुआ था हमारा कब से कब तक, 1749 से 1754 तक चला था ये, है ना। ये भी ब्रिटिश और किसके बीच में हुआ था, फ्रांस के बीच में होता है ना, फ्रांस के बीच में हुआ था। रीजन क्या था, इस समय देखोगे तो इन लोग देखो इस समय तक तो इन लोग व्यापार कर रहे थे, बस इस समय से देखोगे तो इन लोग पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना चालू कर दिए थे। पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिक्स में जाने का रीजन ये था, क्योंकि अगर पॉलिटिक्स में अपन इंटरफेयर कर रहे हैं, मतलब राजा अगर हमारे हिसाब से है, मतलब वो हम लोग को क्या देगा, बहुत सारा छूट देगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में टैक्सेस लेंगे नहीं, बहुत सारा इलाका दे देंगे। तो ये इनका था। धीरे से इन लोगों ने क्या किया, पॉलिटिक्स में इंडिया इंडिया के जो पॉलिटिक्स है ना, उसमें क्या किया, इंटरफेयर करना क्या किया था, शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखिए। हाँ और इस समय जो पहली बार जीते थे, कौन जीत गए थे हमारे इस वॉर में, तो कौन जीते थे हमारे, एक्चुअल में देखोगे तो दो बार 80-90% फ्रेंच लोग जीत चुके थे।
है ना, 80-90% जीत चुके थे, क्योंकि हैदराबाद और कौन सा, कर्नाटक के उत्तराधिकार, मतलब आगे का राजा कौन बनेगा इसको लेके संघर्ष था। एक तरफ ब्रिटिश लोग सपोर्ट कर रहे थे कि बड़ा भाई बनेगा, फ्रेंच लोग सपोर्ट कर रहे थे दोनों के छोटे भाई बनेंगे, क्योंकि दोनों लोग से डील हो गई थी कि हमारा अगर राजा बनता है तो हम लोग ज्यादा इनको क्या देंगे, टैक्सेस देंगे, और मतलब हम लोग को टैक्स देने की जरूरत नहीं, और इनका राजा बनता है तो इन लोग टैक्स देने की जरूरत नहीं। तो एक डिस्कशन था हैदराबाद और कर्नाटक का राजा कौन बनेगा, इसको लेके डिस्कशन था, इसीलिए मतभेद हुआ था अल्टीमेटली। और फाइनली देखोगे तो फ्रेंच वाले जीत गए थे, बट क्या हुआ था, डुप्ले वापस कहाँ चले गया था, फ्रांस, क्योंकि उसको लगा कि यार चलो ठीक है अब यहाँ की स्थिति तो चल जाएगी, मेरी जो जरूरत है कहाँ है ज्यादा, फ्रांस में जरूरत है, और डुप्ले फ्रांस चले गए। ये सबसे बड़ी गलती किसकी, फ्रांस वालों की, है ना, फ्रेंच वालों की सबसे बड़ी गलती। नहीं तो बोलते हैं ना, ब्रिटिश की जगह आज हमारे ऊपर शासन कौन करता अल्टीमेटली, फ्रांस लोग करते, तो हमारा उतना क्या नहीं होता, शोषण नहीं होता, अल्टीमेटली होता पर उतना नहीं होता जितना ब्रिटेन। हाँ ये है कि हमारा शायद डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता। हाँ तो दूसरा युद्ध देखोगे, दूसरा कैनेटिक वॉर देखोगे तो कौन जीता था, तो कौन, ब्रिटिश लोग जीत गए थे। हाँ इस समय जो एग्रीमेंट हुआ था कौन सा, ट्रिटी ऑफ पौंडीचेरी, मतलब कौन सा एग्रीमेंट के तहत ये युद्ध समाप्त हुआ था, तो पौंडीचेरी एग्रीमेंट के तहत ये युद्ध समाप्त हुआ था। ये हुआ था 1755, ट्रिटी ऑफ पौंडीचेरी। पौंडीचेरी, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड पढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में, कर्नेटिक, हाँ थर्ड कर्नेटिक वॉर अगर आएगा तो किसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ मैं बता रहा हूँ किनके बारे में। हाँ 1758 से 1763 तक चला था ये लास्ट वॉर था जो बहुत ही ज्यादा क्या था, इंपॉर्टेंट था। हाँ इसके तहत देखोगे तो मेन युद्ध जो हुआ था, इसके बीच में देखोगे तो जो मेन युद्ध था 1760 में, जो फाइनली जो एक युद्ध हुआ था जो बहुत ही फेमस था, जिसको बोलते हैं हम लोग बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश, बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश, ये इंपॉर्टेंट है ना। ये हुआ था ब्रिटिश और किसके बीच में, फ्रांस, है ना। फाइनली जो जीता था, कौन जीत गए थे, हमारे ब्रिटिश, और फ्रांस के लोगों को एक छोटा सा इलाका दिया गया था जिसको बोलते हैं हम लोग पौंडीचेरी। बोले कि यहीं रहना, इससे बाहर मत निकलना, क्योंकि अगर इससे बाहर आप लोग निकल गए तो घमासान युद्ध होगा, और वापस कहाँ भगा देंगे आपको, कहाँ हटा देंगे, वापस फ्रांस चले जाना पड़ेगा। तो इन लोग के बीच में फिर फाइनली जो एग्रीमेंट हुआ था, जिसको बोलते हैं हम लोग पेरिस का एग्रीमेंट, है ना, 1763 में हुआ था ये एक्चुअल में। अब बोलोगे पेरिस तो यार इंडिया में नहीं है ना, सही बात बोल रहे हो लोग, पेरिस कहाँ पे है हमारा, फ्रांस, फ्रांस में। अगर आप लोग को लिंक करना ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर दूसरे, ब्रिटेन और फ्रांस क्या कर रहे थे, हर दूसरी कंट्री को गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे थे। अब ये हुआ यूरोपियन कंट्री में जब दिक्कत हुआ ना, तो पेरिस में एक एग्रीमेंट हुआ था, और इसके तहत फिर बोला गया फाइनली, है ना, कर्नेटिक वॉर के तहत बोला गया कि आपको इंडिया में आपको एक इंडिया में छोटी सी जगह दी जाएगी फ्रांस को, है ना, और वो कौन सी जगह दी गई थी, पौंडीचेरी। बोले बट इस यहाँ से आप ज्यादा बाहर इंटरफेयर मत करना, क्योंकि यहाँ से आप इंटरफेयर करोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, युद्ध हो जाएगा घमासान। ठीक है, तो ये एक डिस्कशन चल रहा था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रख लें, इंपॉर्टेंट है एकदम। हाँ तो इस तरह से जो बोलते हैं ना, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि एक तो यह मालूम चल गया आपको, डचों ने ब्रिटिश को कौन से युद्ध में हराया था, तो 1759 बैटल ऑफ बेदरा के युद्ध में बुरी तरह हराया था। उसके बाद देखोगे ब्रिटिश ने फ्रांसीसियों को कौन से, फ्रेंच को कौन से युद्ध में बुरी तरह हराया, तो 1760 बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है फ्रेंच कौन से युद्ध में भाग गए थे, कौन से युद्ध में हार मान गए थे, तो कौन सा, बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश 1760 में होता, और ब्रिटिश वालों ने फ्रेंच को बुरी तरह हराया था। हाँ एग्रीमेंट कौन सा हुआ था, 1763 में एग्रीमेंट हुआ था, ट्रिटी ऑफ पेरिस। तो यहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ था, और इसके तहत बोले थे कि यार एक इलाका मिलेगा आपको, कौन सा, पौंडीचेरी, यहीं पे आपको रहना है इंडिया में, और कोई इलाके में आप लोग नहीं रह सकते, शासन नहीं कर सकते। इसलिए फिर इन लोग छोटी सी जगह में सिमेंट कराया गया जिसका नाम था पौंडीचेरी। ठीक है,
हालांकि देखोगे तो पौंडीचेरी को इन लोग आजाद किए थे कब, मतलब फ्रांसीसी लोग आजाद कब किए थे, तो 1954 में, हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ, 1954 में क्या हुआ था, पौंडीचेरी, हाँ इंडिया, मतलब पौंडीचेरी को इंडिया में मिलाया गया था, मतलब इंडिया मतलब पौंडीचेरी से फ्रांस लोग आजाद हो गए थे, मतलब छोड़ के चले गए थे वापस फ्रांस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। अब देखो, व्यापार करने के लिए एक ही मार्केट में बच गया, बाकी सारे लोग बाहर हो गए, मतलब पोर्चुगीज चले चुके जा चुके हैं, डचों को ब्रिटिश ने बैटल ऑफ बेदरा में हरा चुका है, उसके बाद फ्रांसीसियों को, फ्रेंच को 1760 बैटल ऑफ फोंडीवॉश में बुरी तरह हरा चुका है ना। अब जो बच गए व्यापार करने, सिर्फ एक ही बच गए, कौन, ब्रिटिश, एक ही जन व्यापार करने के पर्पज से बच गए, तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना। हाँ, अब पढ़ेंगे हम लोग ब्रिटिश लोग कैसे कैसे शासन किए, कैसे कैसे सारे छोटे छोटे स्टेट को गुलाम बनाए, और इस तरह से कैसे उन्होंने पूरे भारत को कैप्चर कर लिया और भारत पे कैसे शासन किया, उसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा देखना है। अभी जो शासन कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, हमारा पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी ब्रिटेन की पार्लियामेंट आई नहीं है, वो कैसे आएगी, अपना कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन लगाएगी, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है अभी बाकी, ठीक है। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारा ज्यादा शोषण की है तो कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट, तो कौन किया हमारे ऊपर ज्यादा शोषण। हाँ, तो हमारा जो शोषण किया है सबसे ज्यादा किसने किया, ब्रिटेन की पार्लियामेंट की ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, तो हमारा जो सबसे ज्यादा शोषण किया है किसने किया है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने किया, कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज्यादा शोषण की, क्यों, क्योंकि उनका मकसद था, पर्पस था एक ही, क्या है, पैसे कमाना, धन लूटना, मतलब यहाँ से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट अर्न करना, तो वही उनका पर्पस था, मकसद था, तो इसलिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग किनके बारे में, ब्रिटिश, ब्रिटिश के बारे में। अब ब्रिटिश छोटे छोटे स्टेटों को अपना टारगेट बनाएंगे कि इनको कैसे कैप्चर करना है, कैसे गुलाम बनाना है। मतलब सबसे पहले देखेंगे हम लोग किस तरफ इनकी नजर पड़ेगी, तो किस तरफ इनकी नजर पड़ेगी, इनकी नजर पड़ेगी सबसे पहला जो स्टेट है जिसको बोलते हैं हम लोग, कौन सा, बंगाल, इस तरफ इनकी क्या पड़ेगी, नजर पड़ेगी। अब आ जाते हैं हम लोग बंगाल के बारे में। बंगाल का थोड़ा सा हिस्ट्री आप लोग को देखना पड़ेगा, गुलाम क्यों बनाए, आसान कैसे हुआ इन लोग को गुलाम बनाना, ये थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आप लोग को, ठीक है। ये थोड़ा सा इंडिया बनाना पड़ेगा। अब आई थिंक मेरा मैप थोड़ा सा ठीक बन रहा है। हाँ, अब आ जाते हैं हम लोग इसमें, बंगाल, बंगाल को कैसे कैप्चर किए इन लोग, कैसे गुलाम बनाए, बंगाल को सबसे पहले कैसे हथिया लिया, उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। बंगाल, ठीक है, बंगाल का थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ। बंगाल, ये देखो, ये वाला इलाका को पूरा बंगाल बोलते हैं तो हम लोग, मतलब कौन सा, उस समय बिहार उड़ीसा का जो इलाका था वो भी बंगाल के अंतर्गत आता था ना, मतलब सेवन सिस्टर तो आएंगी, हमारे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना। उसके अलावा क्या आता था हमारा, वेस्ट बंगाल, और इसके अलावा क्या आता था हमारा, उड़ीसा, और इधर देखोगे तो बिहार, ये इलाका भी जो आता था कौन से, बंगाल के अंतर्गत आता था, तो बंगाल उस समय बड़ा वो था। अब ऐसा मत सोच लेना कि यार जो बंगाली बोल रहे हैं वही बंगाल वाला इलाका होगा, है ना। तो उस समय जितने सेवन सिस्टर थे वो पूरा बंगाल के अंतर्गत आता था, तो बड़ा इलाका था बंगाल, है ना। तो इसकी थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा मैं आप लोग को। अब आप लोग पढ़े होंगे औरंगजेब सबसे बड़े राजा थे उस समय, देखोगे तो बंगाल एक क्या हुआ करता था, स्टेट हुआ करता था। अब औरंगजेब के मरने के बाद उतने कैपेबल राजा लोग थे नहीं, मतलब उतने बड़े टैलेंटेड राजा लोग नहीं थे,
तो यहाँ की जो गवर्नर है, मतलब बड़े बड़े स्टेट के जितने गवर्नर है, वो अपने आप को क्या किए, स्वतंत्र घोषित किए कि हम लोग यहाँ के राजा हैं, और जिसको प्रॉब्लम है वो क्या कर सकता है, आके लड़ सकता है। और औरंगजेब के बाद तो आपको मालूम है, मुगल में कोई कैपेबल राजा है नहीं जो वापस क्या कर सके, उसको अपने हिसाब से अपने तरीके से उसको क्या कर सके, चला सके। तो इस तरह से देखोगे तो औरंगजेब का जो गवर्नर था, जिसका नाम था मुर्शीद कुली खां, है ना, तो औरंगजेब का जो गवर्नर था मुर्शीद कुली खां, उसको ये समझ में आ गया कि यार औरंगजेब के बाद तो उनके बच्चे उतने टैलेंटेड है नहीं, उनको तो कुछ पता वता है नहीं, तो क्यों ना यहाँ पे एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर लूं। तो बंगाल में सबसे पहले जो अपने आप को गवर्नर से राजा घोषित कर दिया था औरंगजेब के मरने के बाद, वो कौन था, मुर्शीद कुली खां। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि बंगाल में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किसने किया था, या बंगाल को किसने अपने आप को राजा घोषित किया था, वो कौन था, तो कौन, मुर्शीद कुली खां। हाँ, कब किया था, औरंगजेब के मरने के 10 साल बाद किया था। मतलब कब की बात कर रहा हूं मैं, 1717 की बात कर रहा हूँ। हाँ, इस समय स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कौन किए थे, मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां। ठीक है, मुर्शीद कुली खां बंगाल में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी। अब मुर्शीद कुली खां के बाद देखोगी तो इनका बेटा अगला राजा बना, मतलब मालूम है ना, राजा का बेटा ही क्या बनता है, अगेन राजा बनता है। इनका बेटा मतलब कौन, सरफराज खां, आगे जाके क्या बन गया, राजा बन गया। सरफराज खां आगे जाके क्या बना हमारा, आगे जाके राजा बन गया। बट इनका जो सेनापति था, जिनका नाम था अली वर्दी खां, ये तो नाम सुन, मतलब इनका जो सेनापति था सरफराज खां का, इनका नाम था अली वर्दी खां। उनको ये लगा यार ये तो उतना कैपेबल है नहीं, तो इसको क्या करते हैं, हरा देते हैं, है ना। और इनको जो हराया था, कौन से युद्ध में हराया था, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ घेरिया। बैटल ऑफ घेरिया के युद्ध में हरा दिया था, है ना। कौन कौन किसके किसके बीच हुआ था, सरफराज खां और, सरफराज खां और किसके बीच में हुआ था ये हमारा, अली वर्दी खां। अली वर्दी खां के बीच में हुआ था, और इसमें कौन जीत गया था, तो कौन जीते थे हमारे, अली वर्दी खां जीत गए थे। ठीक है, तो शॉर्ट में बता देता हूँ, सरफराज खां वर्सेस अली वर्दी खां में कौन जीता था फाइनली, तो अली वर्दी खां जीत चुके थे ये युद्ध। अब अली वर्दी खां राजा बन गए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अली वर्दी खां ये राजा बन गए आगे जाके। अली वर्दी खां आगे जाके राजा बन गए, कहाँ के, बंगाल के। पूरे भारत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कहाँ की बात कर रहा हूँ, बंगाल, अभी बंगाल चल रहा है ना, तो बंगाल के बारे में बता रहा हूँ। तो अली वर्दी खां आगे जाके राजा बन गए। अब अली वर्दी खां का कोई बेटा नहीं था, तो इनकी जो बेटी थी, मतलब हालांकि दो तीन बेटियां थी, तो बड़ी लड़की की जो बेटी थी, जिनका नाम था हमारा, मतलब बड़ी, मतलब अब उनकी बेटियां थी, बेटा तो कोई था नहीं, तो अब राजा किसको बनाए, ये एक समस्या था। तो अब इन्होंने क्या किया था, अपनी बड़ी जो लड़की, उनके जो बेटे, जिनका नाम क्या था, सिराजुद्दौला, उनको आगे जाके क्या बना दिया, राजा बना दिया, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को आगे जाके क्या बना दिया, राजा बना दिया। हाँ, इसकी भी थोड़ी सी कहानी याद रखना, एकदम ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। अलीवर्दी खां का कोई बेटा नहीं था, इसकी दो बेटियां थी, है ना। बेटियों का नाम मत मत जानना, है ना, कोई मतलब नहीं। तो बड़ी लड़की का जो बेटा था, जिनका नाम था सिराजुद्दौला, उसके जो सेकंड नंबर की जो बेटी थी अलीवर्दी खां की, उसके जो बेटे का नाम था, उनका नाम था मीर जाफर। हालांकि दोनों उनके नाना जी थे, मतलब सिराजुद्दौला और मीर जाफर। बट मीर जाफर को ये लगता था यार, नाना जी हमारे, मतलब जो नाना जी हैं वो किनको, सिराजुद्दौला को राजा बना दिए, मेरे को राजा नहीं बनाया, तो कहीं ना कहीं उनके मन में खटास था, नाराज थे, है ना। तो वो थोड़ा सा आप लोग को मिलेगा, तो क्योंकि मन मुटाव था, मेरी उनको राजा बना दी, मेरे को राजा नहीं बनाया, मतलब मेरे उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दी, मेरे को कुछ नहीं मिला, तो वो उनका थोड़ा सा नाराजगी था।
और इनको ये लगा अलीवर्दी खां को यार बड़ी लड़की का बेटा है तो उसको ही क्या बनाना चाहिए, राजा बनाना चाहिए। तो देखोगे तो सिराजुद्दौला को क्या मिल गया, शासन मिल गया, गद्दी मिल गई, कौन सी, बंगाल की। अब यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत चालू होगा, ब्रिटिश लोग यहाँ से इंटरफेयर करेंगे, मतलब कहाँ से, सिराजुद्दौला के समय से। ये देखो ये मेन है ना। सिराजुद्दौला का अगर आप लोग देखोगे, अब इस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी, अब उनको क्या करना था, एक बड़ा इलाका चाहिए था, बड़ा एरिया चाहिए था कंपनी खोलने के लिए। कौन सा, ईस्ट इंडिया कंपनी खोलने के लिए। हालांकि इन लोग की कंपनी थी, सूरत थी, मुसलीपट्टनम, ये छोटा छोटा इलाका था। उन लोग को एक बड़ा व्यापार करना था, बड़ा बिजनेस करना था, तो बड़ी कंपनी खोलनी थी, है ना। तो अब उनके लिए इलाका एरिया भी बड़ा चाहिए था। तो सिराजुद्दौला से डिस्कशन की, बात की, बोले कि हम लोग को क्या करो, एक बड़ा इलाका दे दो बंगाल में, और वहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक कंपनी खोलेंगे। तो बोले मेरे क्या फायदा में होगा, तो बताया कि आपको हर साल के साल क्या मिलेगा, आपको टैक्स मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा आपको, है ना, अर्निंग होगी आपकी। तो बोले ठीक है, खोल दो आप कंपनी। अब इन्होंने क्या किया, बंगाल में एक इलाका ले लिया, ये देखो ये बंगाल में ये इलाका ले लिया, है ना, इतना बड़ा इलाका लिया था, बट कंपनी तो खोल दी, बट यहाँ चारों तरफ क्या किया, इस तरह का घेराबंदी किया। ये ऐसा घेराबंदी मतलब बाउंड्री वॉल जो डालते हैं हम लोग, घेराबंदी कर दिए। अब यही क्या हुआ, झगड़े की प्रसाद बन गई, मतलब यही एक झगड़े का क्या हो गया, कारण बन गया। सिराजुद्दौला का ये कहना था कि मैंने आपको कंपनी खोलने की परमिशन दी थी, है ना, बट आपने उससे बड़े इलाके में क्या किया, पूरा घेराबंदी कर दिया, मतलब एक बाउंड्री वॉल टाइप डाल दिया। मतलब आपने, मैं जितना इलाका दिया था उससे कहीं बड़ा इलाका ले लिया, मतलब अब मेरे को क्या है, रेवेन्यू आपसे ज्यादा लेना पड़ेगा। ब्रिटिश लोग का कहना था कि ये तो रूल्स है, रूल एंड रेगुलेशन है, मतलब जितनी कंपनी खोली तो उतनी इलाके को हम लोग और कैप्चर कर लिए, ताकि कोई अंदर और बाहर आज जा मत पाए, बाउंड्री वॉल रहे, घेराबंदी रहे, तो दिक्कत ना हो। तो सिराजुद्दौला बोला कि यार मैं राजा हूँ कि तुम लोग राजा हो, तो मेरे हिसाब से शासन चलेगा कि आपके हिसाब से। तो इसके कारण देखोगे तो सिराजुद्दौला कहीं ना कहीं ब्रिटिश लोग से, ब्रिटेन मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से काफी हद तक नाराज हो गए थे। और यहाँ पे जितने भी वर्कर काम कर रहे थे, मतलब कहाँ पे, बंगाल में, मतलब इस समय देखोगे तो टोटल 146 वर्कर काम कर रहे थे बंगाल में। कब की बात कर रहा हूं मैं, 20 जून 1756 की बात कर रहा हूं मैं, 20 जून 1756 को देखोगे तो यहाँ पे 146 वर्कर लोग काम कर रहे थे। नाराज हुए सिराजुद्दौला, सबको लेके आए, 146 को लोगों को लेके आए, एक काल कोठरी में इन्होंने क्या किया, बंद कर दिया, है ना, 3 दिन के लिए बंद कर दिया। ना तो इनको खाना दिया, ना पानी दिया, ना कुछ नहीं। हाँ, और काल कोठरी क्या थी, 14x18 के आसपास का काल कोठरी था। अगर मेजरमेंट देखोगे तो 14x18, मतलब 2 बेडरूम के हिसाब से क्या होगा, काल कोठरी, है ना। ना तो उसमें वेंटिलेटर, मतलब खिड़की दरवाजे कुछ थे नहीं, मतलब खिड़की नहीं थे, और पूरी तरह से क्या किया, उसको पैक किया। अब ऐसा हुआ कि छोटी सी, मतलब छोटे से रूम में 146 लोग को बंद किए थे, जिसके कारण देखोगे तो सबका दम घुटा, और अल्टीमेटली क्या हो गया, मृत्यु हो गई, क्योंकि फैन वैन था नहीं, कुछ था नहीं, तो दम घुटने के कारण लोगों की मौत हो गई। हाँ, मात्र ओनली जिंदा कितने लोग बचे थे, तो 123 लोगों की मौत हो गई थी, मर गए थे। मात्र जो बचे थे, कितने लोग बचे थे, 23, है ना। उसमें जो एक था जिसका नाम था हॉलवेल, मतलब उनमें से एक बंदा था जो, जिनका नाम था हॉलवेल। उन्होंने फिर इस घटना का वर्णन किया, उन्होंने इस कहानी का वर्णन किया कि हम लोग कैसे बड़ी मुश्किल से जिंदा बचे, और कैसे सिराजुद्दौला ने हम लोगों को क्या किया था, बंदी बना ली था। इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, कब बंद किया था, 20 जून 1756, कब खोला, 23 जून 1756 को खोला था। हाँ, इनमें जो बचे थे 23 जीवित बचे थे, उसमें से एक व्यक्ति था जिसका नाम था हॉलवेल, और उन्होंने कौन सी घटना का वर्णन किया है, कौन सा, तो ब्लैक होल ट्रेजेडी का क्या किया, वर्णन किया पूरी तरह से, कि कैसे कैसे बचे, उनके बारे में कहानी है थोड़ी। और इसी घटना के कारण, मतलब कौन सा, ब्लैक होल घटने, ब्लैक होल की घटना के कारण क्या होगा आपका, शपथ लेंगे कौन हमारे, इस समय देखोगे तो लॉर्ड क्लाइव, है ना, या इसी को आप लोग बुक में पढ़ोगे, रॉबर्ट क्लाइव मिलता है नाम आप लोग को। तो रॉबर्ट क्लाइव बोलते हैं कि आज ही के दिन, मतलब 23 जून 1756 जो था, है ना, मतलब इस दिन इनको रिहा किए थे। इसमें से एक ही बचा, मतलब एक जो बंदा व्यक्ति बचा था जिसका नाम था हॉलवेल। रॉबर्ट क्लाइव से मिला, बताया कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है ना, हम लोग की हालत खराब हो गई है ना, बदला लेना है आपको। बोले टेंशन मत लो, 23 जून नेक्स्ट ईयर इसी समय एक बड़ा घटना घटेगा, और सिराजुद्दौला नहीं रहेगा। और कौन सा युद्ध हुआ, कौन सा बैटल हुआ, तो कौन सा बैटल हुआ,
23 जून 1757, जस्ट एक साल बाद, जिसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, बैटल ऑफ प्लासी, कि इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, तो इसलिए एग्जाम में हमेशा हर बार पूछता है बैटल ऑफ प्लासी क्यों हुआ था, ब्लैक होल के कारण ही वो क्या हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी जस्ट एक साल बाद हुआ था, कौन किया था वो, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, किसको हराने के लिए, सिराजुद्दौला को हराने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट। हाँ ये बता देता हूँ मैं आप लोग को, डेट एक साल बाद एक बहुत बड़ा युद्ध होगा जिसको बोलते हैं हम लोग, कौन सा युद्ध बोलते हैं, बैटल ऑफ प्लासी 1757, ये देखो ये डेट याद है ना, 23 जून, जस्ट एक साल पहले ही कौन सी घटना घटी थी, ब्लैक होल की घटना घटी थी, इसलिए एक साल बाद ही क्या होता है, मेन युद्ध होता है। तो हमेशा याद रख लेना, कोई बड़ा वॉर होगा तो उसके पीछे क्या होगी, कोई बहुत बड़ी वजह होगी, तभी वो वॉर होगा, ठीक है। हाँ इसको लिख लेते हैं हम लोग, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। हाँ किसके किसके बीच हुआ था, तो एक सिराजुद्दौला था, और अपोजिट में कौन थे हमारे, ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश में भी देखोगे तो कौन, रॉबर्ट क्लाइव, या बुक में दिया रहता है लॉर्ड क्लाइव, दोनों मिल जाएगा आपको, ठीक है, एक ही व्यक्ति है ना, अलग अलग नहीं है दोनों। रॉबर्ट क्लाइव, और अल्टीमेटली जीते कौन, तो लॉर्ड क्लाइव, या फिर रॉबर्ट क्लाइव इस समय जीत गए थे आराम से, है ना, और सिराजुद्दौला की हालत खराब हो गई थी। हाँ इसके बाद याद रख लेना, रॉबर्ट क्लाइव बोला कि यार अब तो सिराजुद्दौला हार गया है ना, इसके बाद इन्होंने जो राजा बनाया, किसको बनाया था, इनके भाई को, मतलब इनके मौसी के लड़के को, है ना, मासी के लड़के को बनाया था, मतलब कजन ब्रदर को बनाया था, जिसका नाम था मीर जाफर, है ना। ये याद रख लेना, बैटल ऑफ प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव का साथ कौन कर दे रहा था, तो सिराजुद्दौला का जो मासी का लड़का था मीर जाफर, और उनकी जो मम्मी थी घसीटी बेगम, इन लोग साथ दे रहे थे। रीजन ये था क्योंकि सिराजुद्दौला को राजा बना दी थी, किनको नहीं बनाते, मीर जाफर को राजा नहीं बनाते, तो वो एक बहुत बड़ा कारण था, बहुत बड़ा फैक्टर था, खैर उतना अपन नहीं जाएंगे उसमें, ठीक है। तो ये बता देता हूँ, बैटल ऑफ प्लासी में कौन था, तो सिराजुद्दौला, और कौन था अपोजिट में, और लॉर्ड क्लाइव, या इसी को बोलते हैं रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव जीत गए थे, और उन्होंने डिसाइड किया कि आगे जो बंगाल में जो राजा बनेगा वो कौन बनेगा, तो कौन, हमारे लॉर्ड, हाँ कौन बनेंगे, तो मीर जाफर बनेंगे, तो वो डिसाइड किए थे। हाँ इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ तो आप लोग को और ज्यादा क्लियर होगा ये वाला। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, किसके बारे में ध्यान देंगे हम लोग, हाँ अब आ जाते हैं हम लोग किसके बारे में, मीर जाफर, ये बताता हूँ मैं आप लोग को मीर जाफर के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मीर जाफर, अगले राजा जो बने मीर जाफर, हमारे मतलब कहाँ के, बंगाल के। अब ये थोड़ा चापलूस टाइप थे, मतलब उतने कैपेबल थे नहीं, सक्षम थे नहीं। अब ये था कि ब्रिटेन के एहसानों तले दबे थे, ब्रिटेन लोग इसको पूरा, ब्रिटिश लोग इसको पूरी तरह से डोमिनेट करके रखे थे। अब फाइनली देखोगे तो मीर जाफर, है ना, मीर जाफर देखो कि सत्ता तो मिल गई, पर इसको ये चलाने नहीं आ रहा था कि शासन चलाना कैसे, आगे कैसे बढ़ाएंगे इसको, ग्रो कैसे करेगा। और दूसरा, ब्रिटिश के एहसानों तले दबे थे, ब्रिटिश को ये लगता था कि हमारी बदौलत ही मीर जाफर क्या बन गया, राजा बन गया, बाकी उस लायक नहीं है, राजा बनने लायक नहीं। तो हर बार हर महीने आके इनसे क्या लेते थे, पैसे मांगते थे, मतलब पैसे मांगने का रीजन ये था, एक प्रोटेक्शन मनी, या फिर बोल सकते हैं कि हम लोग आपको राजा बनाए तो अल्टीमेटली हम लोग को क्या चाहिए, गिफ्ट चाहिए। तो ये एक डिमांड कर रहे थे, मतलब डिमांडिंग था कि हम लोग को कहीं ना कहीं क्या दो, आप गिफ्ट दे दो। तो ये एक चल रहा था कि गिफ्ट चाहिए, कुछ हम लोग को चाहिए ताकि हम लोग को क्या मिल सके, मतलब एडवांटेज मिल सके। तो मीर जाफर के पास इन लोग हर महीने आते थे और कुछ ना कुछ गिफ्ट ले लेते थे, मतलब गिफ्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब 5 लाख 10 लाख की बात कर रहा हूँ, मतलब रेवेन्यू ले लेते थे कि आज कंपनी में ये जरूरत है, ये जरूरत है, और हम ही लोग राजा बनाए तो हम लोग को कुछ ना कुछ देते रहो। तो हर महीने 2 लाख 3 लाख कंपनी के नाम से इन लोग ले लेते थे, किससे, मीर जाफर से। आगे जाके देखोगे तो मीर जाफर का राजकोष लगभग क्या हो गया, बहुत हद तक 50-60% खाली हो गया।
तो बाकी लोगों ने समझाया मीर जाफर को कि देखो इस तरह से आप दोनों हाथ से पैसे बांटते रहोगे ब्रिटिश लोग के, तो आपका तो पूरा राजस्व खाली हो जाएगा, आपके पास पैसे देने के लिए भी क्या नहीं रहेगा, अल्टीमेटली सैलरी रहेगा नहीं। तो ये एक इशू चल रहा था। तो वो बोले कि ठीक है मैं ब्रिटिश लोग से बात करूंगा, उनको मना करूंगा। तो आगे जाके ब्रिटेन वाले लोग को मना कर दिया कि यार अब तो मैं तुमको पैसे नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अब मैं अगर और ज्यादा आप लोग को पैसे बांटूंगा तो मेरे पास तो शासन चलाने के लिए पैसा नहीं रहेगा। तो ब्रिटिश लोग का ये कहना था कि भैया जब आप पैसे दे नहीं सकते, हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकते, तो राजा बनने का क्या मतलब, हम लोग आपको राजा क्यों बनाए, आपकी जगह किसी और को राजा बनाते थे। तो देखोगे तो मीर जाफर को उन्होंने हटा दिया और देखे कि कोई कौन सा बंदा है जो हम लोग को और पैसा दे सकता है, हम लोग को और प्रॉफिट करा सकता है। तो उन लोग की जो नजर पड़ी किसके पर पड़ी, मीर जाफर के दमान, मतलब मीर जाफर के दमान के ऊपर इनकी नजर पड़ी। वो कौन था, मीर कासिम। आगे जाके जो राजा बनाए किनको बना दिए, मीर कासिम को बना दिया। आगे जाके जो राजा बने कौन बने, मीर जाफर के बाद कौन हमारे, मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम आगे जाके क्या बन गए, हमारे राजा बन गए। अब मीर कासिम राजा बन गए, बोलते हैं ना कि बंगाल में देखोगे तो दो बहुत टैलेंटेड राजा थे। एक कौन, अलीवर्दी खान, ये सबसे ज्यादा टैलेंटेड था। उसके बाद सिराजुद्दौला उतना कैपेबल नहीं था, मीर जाफर उतना कैपेबल नहीं था। हाँ, उनके बाद जो टैलेंटेड है कौन, मीर कासिम। मीर कासिम को समझ में आ गया था कि अगर मेरे को फ्यूचर में लाइफ टाइम यहाँ पे राजा बने रहना तो ब्रिटिश वाले लोग को भगाना पड़ेगा, मतलब कहाँ, ब्रिटेन भगाना पड़ेगा, क्योंकि उनको बिना भगाए तो एटलीस्ट यहाँ पे हम लोग शासन नहीं कर सकते। तो उन्होंने सबसे पहले अपना कैपिटल चेंज किया था। पहले इनका जो कैपिटल था मुर्शिदाबाद, इनका कैपिटल था। तो इन्होंने अपना कैपिटल चेंज किया, कहा मुर्शिदाबाद से मुंगेर, अपना कैपिटल चेंज किया था। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता कैपिटल कहाँ चेंज किया, तो मुर्शिदाबाद से क्या किया था इन्होंने, अपना कैपिटल चेंज किया, मुंगेर चेंज किया। चेंज करने का रीजन ये था क्योंकि यहाँ पे जो रह रहे थे, मतलब पहला जो कैपिटल था तो उसमें ये दिक्कत था। हाँ, उस समय ये दिक्कत था कि इनके पुराने कैपिटल में क्या थे, पूरे ब्रिटिश लोग थे और उनको क्या है वो हर चीजों के बारे में पता चल जाता। तो वो सोचे कि यार कैपिटल चेंज करूंगा अल्टीमेटली तो यहाँ पे ब्रिटेन के लोग रहेंगे नहीं, और मैं अपने विश्वास पात्र लोगों को रखूंगा तो क्या होगा, मैं अपने हिसाब से क्या चला सकता हूँ, शासन चला सकता हूँ। दूसरा, इन्होंने कैपिटल चेंज करने का ये सबसे बड़ा रीजन था, मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपना कैपिटल चेंज किया। और वहां पे उन्होंने फिर क्या है, वेपन्स मतलब औजार बनाना शुरू कर दिए। औजार बनाना मतलब इसलिए शुरू किया क्योंकि उनको मालूम था ब्रिटिश लोग को मैं ऐसे नहीं रख सकता, आज नहीं तो कल मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक बड़ा युद्ध करना पड़ेगा और ब्रिटिश वाले लोग को भगाना पड़ेगा, कहाँ, वापस ब्रिटेन। तो ये उनकी सोच थी, वो जान चुके थे, मतलब फ्यूचर को बहुत ज्यादा क्या कर चुके थे, महसूस कर चुके थे। तो ये इनका प्लस पॉइंट था। तो मीर कासिम है ना, मीर कासिम के बारे में बात कर रहा हूँ। अब देखो मीर कासिम, अब मीर कासिम के पास सत्ता तो आ गई, है ना। ब्रिटिश लोग बोले क्या दोगे हम लोग को, क्या दे सकते हो, तो बोले कि यार बंगाल बिहार मैं ऐसा चीज दूंगा, पैसा तो नहीं दूंगा पर ऐसा चीज दूंगा ताकि आप लोग का टेंशन फ्री रहो। तो इन्होंने बंगाल और बिहार में बोला कि व्यापार करो, कोई टैक्सेस नहीं लगेगा, फ्री रहेगा टैक्स, है ना। तो बोले कि, तो ब्रिटिश लोग को लगा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो टैक्स भी नहीं ले रहा है, फ्री में व्यापार करने दे रहा है। तो इन लोग व्यापार करना शुरू कर दिए, बोले कि नहीं, सही आदमी को बैठा है। बट मीर कासिम अपना जो नया कैपिटल था मुंगेर, वहां पे अपना गोला बारूद, वेपन्स, औजार बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको मालूम था ब्रिटेन वाले लोग से क्या है, युद्ध करना ही है, आज नहीं तो कल क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। पर उनको ये मालूम था कि मैं अकेले तो युद्ध नहीं जीत पाऊंगा और मेरे को लोगों की मदद करनी पड़ेगी, मतलब और लोगों की मदद लेनी पड़ेगी। तो फाइनली इन्होंने दो लोगों से मदद लिया, है ना। एक तो अवध के नवाब, ये देखोगे यूपी में एक इलाका है जिसको बोलते हैं हम लोग अवध, है ना, यहाँ पे बना देता हूँ, ये वाला यूपी का इलाका जिसको बोलते हैं हम लोग अवध, है ना। अवध के राजा थे इस समय कौन हमारे, सुजाउद्दौला, नाम सुने होगे आप लोग। सुजाउद्दौला, ठीक है। ये एक लोगों से मदद लिया, दूसरा लगा कि एक और लोग है जिससे हम लोग हेल्प ले सकते हैं, कौन, दिल्ली के राजा, जिसका नाम क्या था, मुगल मुगल थे ना ये कौन थे हमारे, शाह आलम, शाह आलम।
ये भी क्या थे, मुगल बादशाह थे, मुगल राजा थे, इकोनॉमिक कंडीशन इनकी काफी हाई थी और इन लोग पहले लड़ाकू रहे थे, लड़ाई वड़ाई करने में माहिर थे। तो बोले यार इनसे भी मदद ले लूंगा, है ना। बोले कि हाँ। अब इसी बीच देखोगे तो किसको भनक लग गई, ब्रिटिश लोग को भनक लग गई कि कौन, मीर कासिम क्या कर रहे हैं, हम लोग को मारने का एक प्लानिंग कर रहा है, मतलब हम लोग को हराने का, ब्रिटेन वापस भगाने का प्लानिंग कर रहा है। अब फाइनली देखोगे तो कौन सा युद्ध होता है इन तीनों की, मतलब इन तीनों एक साथ रहते हैं, एक मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और दिल्ली के राजा कौन, शाह आलम, ये एक तरफ रहते हैं। और अपोजिट में जो रहता है कौन रहते हैं, वो ब्रिटिश। इसी को बोलते हैं हम लोग कौन सा, बैटल ऑफ बक्सर। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसी को बोलते हैं कौन सा युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। कब हुआ था ये, तो कब, 1764 में हुआ था। हाँ, अपोजिट में कौन था, तो ब्रिटिश थे। और ब्रिटिश में भी गवर्नर कौन थे, तो हेक्टर मुनरो, या इसी को बोलते हैं हम लोग मेजर मुनरो। ब्रिटिश में देखोगे तो कौन थे हमारे, मेजर मुनरो। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। और ये अल्टीमेटली क्या हुआ था, जीत गए थे, ठीक है। हुआ ये था, अगर और एकदम डिटेल में जानने के इच्छुक हो तो बता देता हूँ। ब्रिटिश के जो थे मेजर मुनरो, वो क्या किए थे, अवध अवध के राजा और दिल्ली के जो राजा शाह आलम हैं और मीर कासिम, इनके जो मेन मेन जो सेनापति थे ना, उनको पैसे वैसे देख के अपनी तरफ मिला लिए। और अल्टीमेटली देखोगे तो फाइनली बक्सर का युद्ध आराम से जीत गए थे। मतलब मीर कासिम, शाह आलम, मतलब सुजाउद्दौला और शाह आलम, इन तीनों को बुरी तरह हराए थे और फाइनली जीत गए थे। इसलिए पूछता है एग्जाम में, बैटल ऑफ बक्सर कौन कौन लड़ रहे थे, एक तरफ से मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और दिल्ली के राजा शाह आलम, इन लोग एक साइड थे। अपोजिट में ब्रिटिश में कौन थे, मेजर मुनरो। और ये अल्टीमेटली क्या हुआ था, युद्ध जीत गए थे। और इसके बाद डिसाइड हो गया, बंगाल में जो शासन करेगा वो कौन करेगा, वो ब्रिटिश लोग ही शासन क्या करेंगे, शासन करेंगे। इस तरह इनके पास कौन सी गद्दी आ गई थी, कौन सा इलाका आ गया था, सबसे पहला जो इलाका आया था, कौन सा इलाका आ गया था, बंगाल। हाँ, ये बात अलग है, मीर कासिम के बाद इन्होंने कुछ टाइम के लिए, सिर्फ ओनली देखोगे कुछ टाइम के लिए, फिर किसको बना दिया था, मीर जाफर को अगेन राजा बना दिया था, ताकि आम जनता, आम पब्लिक क्या मत करे, विद्रोह मत कर सके। बट कुछ ही दिनों बाद देखोगे तो क्या हुआ था, मीर जाफर को हटाया, बोला कि आप राजा बनने योग्य नहीं। और पूरा बंगाल, मतलब ये कौन सी बात कर रहा हूँ, पूरे बंगाल की बात कर रहा हूँ, ये देखो ये वाला पूरा बंगाल की बात कर रहा हूँ, है ना, ये पूरा बंगाल इलाका, ये पूरे बंगाल इलाकों के पूरी तरह से कैप्चर कर लिया था कौन, ब्रिटिश ने। और इस तरह ब्रिटेन के पास कौन सा बड़ा इलाका आ गया था, तो कौन सा आ गया था, बंगाल। ये बहुत बड़ा इलाका आ गया था। और यहीं से एक देखोगे तो आप लोग का कौन सा चालू होगा, पॉलिटी की शुरुआत होगी। एक थोड़ा सा आउटलाइन दे देता हूँ ताकि आप लोग को पढ़ोगे तो कभी फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। आउटलाइन मतलब एक बस बेस बता देता हूँ। अब यहीं पे आया, अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूँ ना मैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कौन सा इलाका आ गया था, बंगाल आया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आया, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा यार ये तो बहुत बड़ा इलाका है, हम लोग को एक बड़ी कंपनी खोलनी चाहिए, बड़ी फैक्ट्री खोलनी चाहिए। तब कहाँ गए इन लोग, इनको पैसे की जरूरत थी, क्योंकि एक बड़ी कंपनी खोलनी, पैसे की जरूरत थी, कहाँ चले गए वापस, लंदन। लंदन गए, बोले कि एक बड़ी कंपनी खोलनी है, इंडिया में एक बड़ा इलाका आ गया है मॉर्गेज रखने के लिए। तो इलाका मैप में दिखा है, इंडिया में कौन सा इलाका है, बंगाल। अब जब मैप में देखे कौन, ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने देखा मैप में क्या है, बंगाल जो है वो किससे बड़ा है, इंग्लैंड कंट्री से बड़ा है। मतलब इस समय जो बंगाल कंट्री था वो इंग्लैंड कंट्री से काफी बड़ा था। तब ब्रिटेन की पार्लियामेंट को लगा, जब यार एक छोटी सी कंपनी, मतलब हमारे कंट्री की एक छोटी सी ईस्ट इंडिया कंपनी जब बंगाल को कैप्चर कर सकती, तो हम लोग अगर इंडिया में जाएंगे तो हम लोग को तो पूरा क्या करेंगे, इंडिया को कैप्चर कर सकते। तो इस तरह से दो लोग आ जाएंगे। मतलब कौन सा एक्ट आएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, इसके तहत दो लोग आएंगे। एक आएगी ईस्ट इंडिया कंपनी जो सिर्फ व्यापार करेंगे, और दूसरा यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन शासन चलाने के लिए कौन सा आएगा, 1773 का रेगुलेटिंग। और इसके तहत देखो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन यहीं से चालू हो जाते हैं। और इस तरह से दो लोग क्या करेंगे, शासन करेंगे। बस ये एक आउटलाइन था, यहाँ से हम लोग को पॉलिटी चालू होती है। हाँ, वापस आ जाता हूँ मैं कहाँ पे, हिस्ट्री में आ जाता हूँ, ठीक है। उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। हाँ, अब इनके पास जो इलाका आ गया था कौन सा, बंगाल। अब इनकी नजर पड़ेगी किसके ऊपर, मैसूर। बोलेंगे यार छोटे छोटे इलाके को कैप्चर करते हैं, बंगाल तो आ गया, अब छोटे छोटे इलाकों में, इंडिया के छोटे छोटे इलाकों में कैप्चर करते हैं। तो इनकी अब नजर पड़ी किसके ऊपर पड़ी, मैसूर। अब इन ये करेंगे किसको कैप्चर, मैसूर को, ठीक है। ये देखो, हाँ अब आ जाते हैं हम लोग कहाँ पे, मैसूर।
अब मैसूर को कैसे कैप्चर करते हैं इसके बारे में बताता हूँ। मतलब ये बंगाल इलाका है ना, बंगाल को कैप्चर करेंगे, उसके बाद देखोगे मैसूर, मैसूर के बाद देखेंगे किसको, पंजाब। ठीक है, तो धीरे 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 स्टेट को कैसे कैसे कैप्चर करते हैं और पूरे भारत को कैसे कंट्रोल्ड करते हैं, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, ये वाला इलाका, ये इंडिया है ना। ये देखो, ये हमारा क्या है, इंडिया। ठीक है, मैसूर अगर देखोगे तो आज की डेट में कर्नाटक के पास है मैसूर। टीपू सुल्तान का महल है यहाँ पे, है ना। आप लोग याद होगा ये वाला मैसूर। इसको मैं यहाँ पे ऊपर लिखूंगा थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आप लोग को दिक्कत मत हो लिखने में, देखने में। मैसूर, अब मैसूर में देखोगे तो अल्टीमेटली देखोगे तो हैदर अली राजा हुआ करते थे। पहले राजा भी नहीं थे, पहले किसी कहीं और सैनिक थे। आगे जाके पंडित, एक पंडित उसको समझाता है यार तुम तो टैलेंटेड हो, कैपेबल हो, तुमको राजा बनना चाहिए। फाइनली मैसूर पर अटैक किया और क्या बन गया, राजा बन गया। तो डायरेक्ट मैं हैदर अली के पास पहुंचता हूँ। हैदर अली, हैदर अली, ठीक है। हाँ, हैदर अली, ठीक है, राजा थे। हाँ, इनका टाइम पीरियड बता देता हूँ, 1727 से 1782। ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेना। हैदर अली, हैदर अली काफी टैलेंटेड थे, हालांकि पढ़े लिखे नहीं थे, बट उनको शासन चलाने का बहुत अच्छा ज्ञान था। सारे आसपास के राज्यों को अपने सैन्य मतलब सहायता से, मदद से टर्म्स बना के रखे थे। तो हैदर अली बहुत ही कुशल शासक थे, शासन चलाना इनको बहुत अच्छी तरीके से आता था। अब बट ब्रिटिश लोग की नजर पड़ी यार, एक छोटा सा राज्य है मैसूर, क्यों ना इसको पहले कैप्चर कर ले, बाद में बाकी बाद में धीरे धीरे देखेंगे आगे। अब नजर पड़ी तो फाइनली देखोगे तो मैसूर और मतलब ब्रिटिश और किसका, हैदर अली के बीच में कौन सा युद्ध होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, है ना। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर या फिर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध बोलते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध होता है इन लोग के साथ। मैसूर युद्ध, ठीक है। हाँ, कब से कब तक इसका टाइम पीरियड मिलता है, तो कब, 1780 से 1767 से 1769। हाँ, ये युद्ध जो चला था 1767 से 1769। ठीक है, किसकी किसके बीच में हुआ था, तो हैदर अली और, हैदर अली थे, अपोजिट में कौन थे, ब्रिटिश लोग थे। अब ब्रिटिश में भी देखिएगा तो कौन है हमारा, लॉर्ड वॉरेलस्ट। वॉरेलस्ट, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लेते हैं, वॉरेलस्ट, ठीक, इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो ये याद रख लेना, हैदर अली और ब्रिटिश वॉरेलिस्ट के बीच में घमासान युद्ध होता है। फिर देखोगे आगे जाके, और फाइनली जीत जीत जाते हैं। कौन जीत जाते हैं, हमारे हैदर अली जीत जाते हैं, बुरी बुरी तरह हराते हैं ब्रिटिश लोग को, वॉरेलिस्ट को बुरी तरह हराते हैं। और इनके साथ जो एग्रीमेंट होता है कौन सा, ट्रीटी ऑफ मद्रास एग्रीमेंट करते हैं। ट्रीटी ऑफ क्या होता है, मद्रास, ट्रीटी ऑफ मद्रास होता है, मतलब दोनों के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध में देखोगे तो हैदर अली फाइनली जीत जाता है ना। तो एग्रीमेंट होता है, ट्रीटी ऑफ मद्रास का एग्रीमेंट होता है, और हैदर अली जितना भी पैसा हारा था ये तो उससे डबल चार्ज किससे वसूल लेता है, ब्रिटिश लोग से वसूल लेता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में याद रख लेना, तो पूछ लेता है। अब ब्रिटिश लोग की हिम्मत नहीं रहती कि किसको वापस हैदर अली के ऊपर क्या कर सके, हम लोग आक्रमण कर सके, इसलिए क्या करते हैं इन लोग,
खामोश हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। अब देखोगे तो क्या होता है हमारा, अब 10 साल तक देखते हैं क्या है, 10 साल तक तो इन लोग एक्शन नहीं लेते। कौन? ब्रिटिश लोग 10 साल 11 साल तक कोई एक्शन नहीं लेते। अब 10-11 साल बाद देखोगे तो टीपू सुल्तान का मतलब हैदर अली कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, बूढ़ा हो चुका रहता है। अब ब्रिटिश लोग को लगता है यार 10 साल हो गया, 11 साल हो गया, अब तो टीपू सुल्तान बूढ़ा हो चुका है, तो अब यहाँ पे युद्ध करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैसूर को जीत सकते हैं। अब 10-11 साल बाद फिर इनकी नजर पड़ती है और फिर सेकंड फिर क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। कौन सा? सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, हाँ ये टाइम पीरियड होता है 1780 से लेके 1784। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ठीक है, हाँ किसके किसके बीच होता है, तो एक हैदर अली तो रह गई है ना, हैदर अली, और इसके बाद कौन रहता है हमारा, हैदर अली के अपोजिट में कौन, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। हाँ कौन रहते हैं, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स है ना, ब्रिटिश वाले रहते हैं। हाँ इस समय हैदर अली ऑलरेडी बूढ़ा हो चुका रहता है, इसलिए इसका 1784 में 1782 में क्या हो जाती, डेथ हो जाती, किसकी, हैदर अली की। इसके बाद इस युद्ध को संभालता है कौन हमारा, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने इसके बाद आगे युद्ध को संभालता है और फाइनली लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग से लड़ते हुए मतलब युद्ध को जीतता है ना। और ये एग्रीमेंट करता है कौन सा, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, या मंगलौर के एक क्या करता है, एग्रीमेंट करता है। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर बोलते हैं, ठीक है, या मंगलोर बोलते हैं इसी को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद पूछता है एग्जाम में। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ठीक है। ट्रीटी ऑफ मंगलोर, ये युद्ध होता है घमासान, है ना। अब हैदर अली की, अब ऐसा मत सोच लेना कि युद्ध के दौरान मृत्यु होती है हैदर अली की, हाँ नेचुरल डेथ होती है हैदर अली की। हाँ इसके बाद टीपू सुल्तान इस युद्ध को संभाल लेता है और फाइनली घमासान युद्ध लड़ता है, और कौन जीत जाता है, टीपू सुल्तान इस युद्ध को जीत जाता है 1784 में, ट्रीटी ऑफ क्या होता है, मैंगलोर। और इसके तहत जितना भी युद्ध में हारा रहता है टीपू सुल्तान पूरा पूरा किससे वापस ले लेता है, ब्रिटिश लोग से, मतलब लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग से वापस ले लेता है। अब ये ब्रिटिश लोग को ये सारी चीजें बर्दाश्त हो नहीं पाती है, डाइजेस्ट हो नहीं पाती है, बोले कि यार फिर से युद्ध करेंगे और क्या करेंगे बुरी तरह, किसको हराएंगे हम लोग, ब्रिटिश वाले लोग को हराएंगे। और कौन सा युद्ध होता है, 6 साल 5-6 साल बाद फिर एक युद्ध होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एंग्लो मैसूर वॉर, मतलब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कब से कब तक चलता है हमारा, 1780 से लेके 1784, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, थोड़ा याद रखिए। हाँ किसके किसके बीच होता है, तो किसके किसके बीच होता है, तो हाँ अब इस समय तो टीपू सुल्तान रहेगा ही एक हमारा, टीपू सुल्तान, और अपोजिट में कौन मिलेगा आपको हमारा, हाँ टीपू सुल्तान के अपोजिट में देखोगी तो कौन मिलते हैं हमारे, हाँ ब्रिटिश तो रहेंगे, ब्रिटिश का अगर देखोगे तो कौन रहते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये रहते हैं मेन, तो इंपॉर्टेंट है। कौन रहते हैं अपोजिट में, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। ठीक है, कौन जीत जाता है इस समय, तो कौन जीत जाता है हमारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस पहली बार जीत जाता है, ठीक है। हाँ कौन सा एग्रीमेंट होता है इनका, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। अब जितना भी युद्ध में हारा था, हाँ ये याद रख लेना, थर्ड वॉर में जब हारता है, यहाँ से टीपू सुल्तान की पूरी तरह से शक्ति कमजोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो इलाका देखोगे आप लोग, कौन सा, ये मैसूर का जो इलाका है, इसका आधा ही इलाका, मतलब ये वाला इलाका पूरी तरह से कौन कैप्चर कर लेते हैं, ब्रिटिश वाले लोग पूरी तरह से क्या कर लेते हैं, इसको कैप्चर कर लेते हैं, है ना।
सिर्फ आधा इलाका किसको देते हैं, टीपू सुल्तान। और दूसरा यहाँ पे बहुत सारे लोग का क्या हो जाता है, नरसंहार, मतलब यहाँ के बहुत सारे लोगों की क्या करते हैं, हत्या करते हैं। और ये बोला जाता है कि आप अपने बेटे को क्या करोगे, ब्रिटिश सेना में क्या करोगे, भर्ती करोगे, क्योंकि अगर आप भी आगे जाके कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हो तो आपके बेटे को हम लोग क्या बना लेंगे, बंदी बना लेंगे। तो ये एक एग्रीमेंट था, डिस्कशन था, और ये एक बहाना था, ये बोल सकते हैं मैसूर को पूरी तरह से क्या करने का, कैप्चर करने का। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान को बुरी तरह हराते हैं, और बुरी तरह हराते हैं, और क्या करते हैं, इसे कौन सा एग्रीमेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। PATAN, पट्टनम, ठीक है, पट्टनम, ठीक है। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में। ये युद्ध हार जाते हैं कौन, टीपू सुल्तान। अब देखो सारा युद्ध जीत रहे थे, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर ये जीत जाते, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर ये जीत जाते, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। हाँ, इस युद्ध में टीपू सुल्तान फाइनली हारते हैं, है ना। अब उसका आधा राज्य पाट छीन लेते हैं, और साथ में देखे हुए उसके बेटे को सैनिक के लिए भर्ती करा लेते हैं, और बहुत सारे लोग का नरसंहार करते हैं। ये चीज डाइजेस्ट नहीं कर पाता, मतलब संभाल नहीं पाते अपने आप को कौन, टीपू सुल्तान। बोलते हैं आज नहीं तो कल मेरे से युद्ध करना है ब्रिटिश लोग से, और क्या ले लेना है हम लोग को, पूरा मैसूर राज्य ले लेना है। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे टीपू सुल्तान। अब बोले युद्ध तो करना पड़ेगा, वॉर करना पड़ेगा, किन लोग से, ब्रिटिश लोग से। इधर उधर हाथ पांव मारना शुरू किए, मतलब किसके पास गए, फ्रांसीसियों के पास गए, कि आपके पास तो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। फ्रांसीसी मतलब कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, पौंडीचेरी, है ना। पौंडीचेरी में फ्रांस वाले लोग से मिले, डिस्कशन किए, बोले कि यार मेरे को इंडिया इंडिया से ब्रिटिश लोग को भगाना है। तो वो बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर भगाना चाहोगे तो ये तो हम लोग चाहते ही थे भगाना, हम लोग तो भगा नहीं पाए, आप कोशिश करो, ट्राई करो। बट फ्रांसीसियों का ऑलरेडी एग्रीमेंट हुआ था कि यार मतलब हम लोग तो लड़ नहीं सकते ब्रिटिश लोग से। हाँ, इंटरनल सपोर्ट पूरी तरह से कर सकते हैं, मतलब आपको औजार, अस्त्र शस्त्र, वेपन्स पूरी तरह से प्रोवाइड करा सकते हैं, बाकी लड़ना तो आपको खुद पड़ेगा। अब इस समय देखोगे यूरोपियंस का एक बहुत बड़ा राजा वो करता है, यूरोप का एक बहुत बड़ा राजा था कौन, नेपोलियन। नेपोलियन द बोनापार्ट सुने होंगे, नेपोलियन बोनापार्ट नाम सुने होंगे आप लोग। तो नेपोलियन इस समय बहुत बड़े राजा थे, मतलब कहाँ के, यूरोपियन कंट्री के। और वो जो नाराज थे, वो जिससे नफरत करते थे सबसे ज्यादा, किससे नफरत करते थे, ब्रिटेन के लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करते थे। बोलते थे इनको भगाना है, यूरोप से पूरा भगाना है। बट ब्रिटेन लोग के पास सबसे बड़ा जो मार्केट था कौन सा था, इंडिया सबसे बड़ा मार्केट था, इसलिए उन लोगों को क्या नहीं रहता था, टेंशन नहीं रहता था। अब हुआ भी यही कि टीपू सुल्तान नेपोलियन से हेल्प मांगने गए, नेपोलियन बोला ठीक है। तो नेपोलियन के पास हेल्प मांगने गए, बोले कि तुम युद्ध चालू करो, मैं आ रहा हूँ, है ना। युद्ध करेंगे, एक घमासान युद्ध होगा, और फाइनली इंडिया से किसको भगा देंगे, ब्रिटिश लोग को भगा देंगे। तो ये डिस्कशन चल रहा था कि हटाना है, भगाना है इन लोग को। अब आगे जाके देखोगे तो युद्ध शुरू होता है, मतलब युद्ध चालू हुआ ब्रिटेन मतलब टीपू सुल्तान और किसके बीच में, ब्रिटिश लोग के बीच में। हाँ, ब्रिटिश लोगों ने पता किया कि भैया क्या बात है, टीपू सुल्तान ऐसा क्या हो गया कि युद्ध करने के लिए इतना उतावला हो गया, युद्ध क्यों करना चाहता है। तो बाद में इनको पता चला कि भैया किससे, नेपोलियन से इसकी क्या हो गया, टर्म्स अच्छे बन गया, मतलब नेपोलियन इनकी मदद करने आ रहा है। तब ब्रिटिश लोगों को लगा कि भैया नेपोलियन वैसे भी आधे दूर तक निकल चुका था, इंडिया पहुंचने ही वाला था। तब ब्रिटिश ने क्या किया, यूरोपियन कंट्री में क्या किया, आंतरिक विद्रोह करा दिए, एक विद्रोह कर दिए, इंटरनल विद्रोह करा दिए, जिसके कारण नेपोलियन को वापस कहाँ जाना पड़ गया, यूरोप जाना पड़ गया। और इस तरह से देखोगे तो टीपू सुल्तान की मदद के लिए आए नहीं फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में, और फाइनली टीपू सुल्तान को मार दिया गया। और इस तरह से कौन से, पूरे मैसूर राज्य को कैप्चर कर लिया गया। हाँ, फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध के बारे में थोड़ा सा लिखा देता हूं मैं। हाँ, फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध, एंग्लो मैसूर युद्ध, ठीक है, मैसूर वॉर, ठीक है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था, ये तो कब हुआ था हमारा 1799 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा याद रखें।
किसके किसके बीच हुआ था? तो टीपू सुल्तान और किसके बीच में हुआ था? ब्रिटिश। और ब्रिटिश में बस वॉयसराय का नाम थोड़ा सा याद रख लेना, पूछ लेते एग्जाम में। तो कौन थे हमारे? अच्छा, मैं एक चीज आप लोग को थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, उसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में ना, जो ब्रिटेन के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे हमारे? तो कौन थे हमारे? लॉर्ड कार्नवालिस थे। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना, इसको थोड़ा सा याद रख लेना। मैं गलती से क्या लिखा दिया हूँ, सॉरी, हाँ लॉर्ड कार्नवालिस थे। मैं क्या लिखा हूँ? अच्छा कॉर्नवालिस लिखा है ना, हाँ तो कोई टेंशन नहीं, लॉर्ड कार्नवालिस ठीक है। हाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस लिखा था, हाँ ठीक। मैं सोचा मिस्टेक तो नहीं हुआ है मेरे से। हाँ मैं फोर्थ में आ रहा था, फोर्थ में जो थे हमारे कौन थे हमारे? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड कौन थे हमारे? वेलेजली। लॉर्ड कौन थे हमारे? वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली हमारे क्या थे? मेन वॉयस रहे थे। और इन्होंने क्या किया था? 1799 में किसकी हत्या करवा दी थी? टीपू सुल्तान की हत्या करवा दी थी। हाँ टीपू सुल्तान को वैसे बहुत लोगों ने रोका था कि यार ये युद्ध मत करो, क्योंकि अल्टीमेटली हार जाओगे, नेपोलियन को वापस जाना पड़ रहा है यूरोप में। बट इस समय एक इनका स्टेटमेंट था, कोटेशन था, जो फेमस हुआ था काफी, कि 100 दिन गीदड़ की तरह जीने से अच्छा है एक दिन क्या करो, शेर की तरह जी लो। तो ये इनका कोटेशन था, स्टेटमेंट था, तो फेमस हुए थे इसलिए टीपू सुल्तान बहुत ज्यादा। तो एक और डायलॉग था इनका कि मैं समुद्र के पानी को तो सुखा सकता हूँ, बट मतलब ये सॉरी, जमीन में तो मैं युद्ध कर सकता हूँ पर समुद्र के पानी को मैं सुखा नहीं सकता। मतलब उनका ये कहना था कि आज यहाँ से तो मैं ब्रिटिश लोग को भगा दूं, बट वापस समुद्री इलाके से क्या हो सकते हैं, ब्रिटेन वाले आ सकते हैं। तो उनका ये कहना था कि मैं इंडिया से तो भगा सकता हूँ, बट समुद्र के पानी को क्या नहीं कर सकता, मैं सुखा नहीं सकता। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में पूछता नहीं, तो इसलिए डरने की जरूरत। अब फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को मारा गया, और फाइनली पूरे मैसूर साम्राज्य को जो कैप्चर कर लिया पूरी तरह से, कौन कर लिए? ब्रिटेन वालों ने पूरी तरह से क्या किया, इसको कैप्चर कर लिया। तो इस तरह से इनके पास कौन सा इलाका आ गया? मैसूर का इलाका आ गया। अब आ जाते हैं हम लोग, इन लोग पंजाब को कैसे कैसे कैप्चर किए और कैसे कैसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए, तो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं पंजाब। अब क्या हिस्ट्री थोड़ा सा ना, मतलब कहानी टाइप है, स्टोरी टाइप है, और इसको स्टोरी टाइप ही याद करोगे ना तो ठीक है। एकदम थोड़ा सा रटने की कोशिश करोगे ना तो क्या होगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको। हाँ ये है, स्टोरी सुनने में कभी कभी क्या आ जाता है, थोड़ा सा नींद आ जाता होगा। हाँ ये आ जाते हैं, कौन सा इलाका हमारा? ये पंजाब, ये वाला। आधा पाकिस्तान में चले गया आज की डेट में, और आधा आधा कहाँ चले गया हमारा? इंडिया में। पंजाब। हाँ इस समय याद रख लेना पंजाब के बारे में, पंजाब के राजा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। पंजाब के जो राजा थे कौन? रंजीत सिंह, नाम याद होगा। रंजीत सिंह को ये इलाका कैसे मिला था ये भी बता देता हूँ। महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है। हम्म। अब देखो महाराजा रंजीत सिंह। रंजीत सिंह, इनको ये इलाका मिला था एक्चुअल में, आप लोग देखोगे अहमद शाह अब्दाली लोग आए थे, और नादिर शाह के पास मालूम है ना, लास्ट टाइम कोहिनूर हीरा था, नादिर शाह के बाद वो इलाका किसके पास आ गया था? वो कोहिनूर हीरा किसको मिला था? तो इनको मिल गया था, अहमद शाह अब्दाली को मिल गया था। अहमद शाह अब्दाली अब देखोगे तो आए तो थे हालांकि, उसके बाद देखोगे तो उनके जो औजार वजार है वो कहाँ गिर गए थे? अल्टीमेटली पानी में। यहाँ पे झेलम रिवर है वहां पे गिर गया था,
अब रंजीत सिंह वो रिवर से इनका जो वेपन से औजार है वो सारा उठा के कहाँ ले गए, अफगानिस्तान में अहमद शाह अब्दाली को दिए। तो अहमद शाह अब्दाली उनसे खुश हुए और इनको क्या दे दिया, कोहिनूर हीरा दे दिया। उसके साथ देखोगे तो क्या दिया था, झेलम नदी के वाला इलाका, मतलब कौन सा, पंजाब वाला, बोले कि यहाँ के तुम क्या कहलाओगे, आज के बाद राजा कहलाओगे। तो इस तरह से महाराजा रंजीत सिंह को क्या मिल गया था, पंजाब का राजा बना दिया गया था। अब पंजाब के राजा बन गए कौन, महाराजा रणजीत सिंह। कोई दिक्कत नहीं था, मतलब महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा बने। अब बोले यार कि शासन चलाना है, शासन अच्छे से चलाना है, पर इस समय तक ब्रिटिश लोग कहाँ आ चुके थे, इंडिया में आ चुके थे। अब इंडिया में आए फाइनली ब्रिटिश लोग। हाँ, अच्छा मैं एक चीज बताना भूल गया था आप लोग को, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था ना आपका, मैं अगर लिखा नहीं हूं तो आप थोड़ा सा साइड करके नोट कर लेना, शायद मैं बताना भूल गया था। हाँ, ये जो आप लोग इससे पहले जो पढ़े थे टॉपिक में, तो सेकंड एंग्लो सॉरी कौन सा, हाँ, सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध का जो टाइम पीरियड था ना, वो आपका टाइम पीरियड मिलता है 1780 से लेके कब तक मिलता है आपका, 1784, ठीक है। और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का आपका टाइम पीरियड मिलता है 1790 से 1793। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, शायद मैं लिखाना भूल गया था, यहाँ से कोई किसी ने क्वेश्चन पूछा तो वो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये मैं बताना भूल गया था। बाकी और कोई होगा डाउट तो मैं इसको लास्ट में और क्या करूंगा, उसको थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा। हाँ ठीक है, आगे आ जाते हैं हम लोग। रंजीत सिंह के बारे में मैं क्लियर कर देता हूँ। रंजीत सिंह अब फाइनली पंजाब के राजा बने। अब दिक्कत ये हो रहा था, ब्रिटिश लोग भी थे इस समय और महाराजा रंजीत सिंह यहाँ पे राजा थे। तो ब्रिटिश लोगों ने डिस्कशन किया कि यार आपका इलाका कौन सा है, मतलब आपका एरिया कितना बड़ा है, हमारे एरिया कितना बड़ा है ना। तो ये डिस्कशन किया था। तब उन्होंने बोला कि देखो, एक एग्रीमेंट हुआ था इन लोग का 1809, है ना। एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको बोलते हैं ट्रिटी ऑफ अमृतसर। मतलब ये हुआ था एक्चुअल में कब, 25 अप्रैल को हुआ था ये एक एग्रीमेंट, है ना, ट्रिटी ऑफ अमृतसर। ये है क्या, अगर आप लोग देखोगे तो क्या है ये हमारा ट्रिटी ऑफ अमृतसर, आप लोग देखोगे तो इस समय बोला गया था किसके किसके बीच, रंजीत सिंह और किसके बीच में, ब्रिटिश गवर्नर जिसका नाम क्या था, चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है। चार्ल्स मेटकॉफ के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि झेलम रिवर है उसके उस तरफ वाला इलाका वो किसका रहेगा, मतलब ये झेलम रिवर है उसके, मतलब ये वाला इलाका जो रहेगा हमारा, मतलब जहां पे मैं आप लोग को क्रॉस कर देता हूँ, ये वाला इलाका जो रहेगा वो किसका रहेगा, वो रंजीत सिंह का रहेगा। और बाकी जो इलाका रहता है इस तरफ वाला वो किनका रहेगा, वो ब्रिटिश का रहेगा। ये एक एग्रीमेंट हुआ था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कब हुआ, 1839 के बाद दिक्कत हुआ, क्योंकि 1839 में देखोगे तो रंजीत सिंह की डेथ हो चुकी थी। अब रंजीत सिंह की डेथ हुई तो उनकी जो वाइफ थी जिनका नाम था रानी जिंदा, उटपटांग नाम होगा यार, ये क्या नाम है, रानी जिंदा, है ना। उनका जो बेटा था जिसका नाम था, अल्पायु का था, कम उम्र का था, 2-3 साल का था, जिनका नाम था दिलीप सिंह। तो रानी जिंदा का ये कहना था कि यार मेरा बेटा राजा बनेगा और जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता तब तक मैं क्या करूंगी, शासन चलाऊंगी। रंजीत सिंह के जो भाई लोग थे, मतलब रंजीत सिंह के जो भाई लोग थे उनका कहना था कि नहीं, अभी तो आपका बेटा छोटा है, तो उनको राजा बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। राजा जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता तब तक हम लोग क्या करेंगे, शासन चलाएंगे। अब रानी जिंदा का यही सबसे बड़ा मतलब महत्वाकांक्षा, सबसे बड़ी गलती यही थी रानी जिंदा की, कि वो हेल्प लेने कहाँ चले गई, ब्रिटिश लोग के पास चले गई। तो इस तरह से पंजाब राज्य में जो इंटरफेयर किया, कौन किया, हमारे ब्रिटिश लोग क्या किए, इंटरफेयर किए। तो इसी को लेके क्या हुआ, मतलब सिखों के बीच में और ब्रिटिश लोग के बीच में क्या हुआ था, सत्ता को लेके युद्ध हुआ था। मतलब एक्चुअली देखोगे तो रंजीत सिंह के भाई
और रंजीत सिंह की पत्नी के बीच में क्या हुआ था, इंटरनल युद्ध हो गया था, जिसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, है ना। हाँ, इस समय हुआ था फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। या कोई कोई बुक में पंजाब भी दिया होगा तो आप लोग उसको कंसीडर कर सकते हो ना, पंजाब, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअल में हुआ था कहाँ पे, पंजाब में हुआ था, ठीक है। हाँ, किसके किसके बीच हुआ था, तो ये पंजाब और किसके बीच में हुआ था, ब्रिटिश लोग के साथ हुआ था। हाँ, कौन जीत गए थे इस समय, ब्रिटिश लोग जीत गए थे, है ना, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में। हाँ, ब्रिटिश लोग फिर डिसाइड किए कि यार जो राजा जो रहेगा, कौन रहेगा एक्चुअल में, रंजीत सिंह का अल्पायु वाला बेटा, मतलब 3 साल वाला जो बेटा, कौन, दिलीप सिंह। हाँ, पूरा जो कंट्रोल करेगी, शासन को पूरी तरह से कंट्रोल करेगी, वो कौन करेगी, हमारी रानी जिंदा उसको पूरी तरह से क्या करेगी, कंट्रोल करेगी अपने हिसाब से। बट 3-4 साल बाद ही क्या हो गया, फूट पड़ गया शासन में, है ना। और जिसके कारण क्या हुआ, फिर एक युद्ध होगा जिसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। ये भी 1 साल चलेगा, है ना। और इस समय होगा किसके किसके बीच, वापस पंजाब के बीच, पंजाब और किनके साथ होगा, ब्रिटिश लोग के बीच में होगा, है ना। हाँ, ये युद्ध भी कौन जीत जाएंगे, हमारे ब्रिटिश जीत जाएंगे। हाँ, इस समय किसको, रानी जिंदा, नाम लिख देता हूँ, रानी जिंदा, और इसका जो बेटा जिसका नाम क्या है, दिलीप सिंह। इन दोनों को बोलेंगे देखो यार, आपके कारण क्या हो रहा है, पंजाब में बार बार इंटरफेयर कर रहे हैं, मतलब आपके जो कजन लोग हैं उन लोग क्या कर रहे हैं, बार बार विद्रोह कर रहे हैं। आप लोग टेंशन फ्री अगर आपको रहना है तो आप कहाँ चले जाओ, वापस इंग्लैंड, लंदन चले जाओ, वहां हम लोग आपको हर हर ईयर 5 लाख रुपीस, मतलब क्या देंगे, आपको पेंशन देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कहाँ चले जाओ, लंदन चले जाओ, आपको यहाँ पे देंगे। और पंजाब को हम लोग क्या करते हैं, ब्रिटिश राज्य में मिला लेते हैं, है ना। तो ये एक एग्रीमेंट हुआ था, और इसके तहत मतलब इस समय देखोगे तो लॉर्ड डलहौजी आ चुके थे। अब मालूम है ना, लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी तो बहुत सारी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, है ना, कुशासन के आधार पर ये सारा जो पॉलिसीज था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चलाया था, मतलब बहुत सारे राज्यों को क्या करना है, ब्रिटिश राज्य में मिलाना है। तो ये उनकी पॉलिसी थी, मतलब किसकी मतलब ब्रिटिश लोग की पॉलिसी थी। और रानी जिंदा और दिलीप सिंह कहाँ चले गए हमारे, सॉरी, रानी जिंदा और दिलीप सिंह कहाँ चले गए, लंदन चले गए, लंदन चले गए। और वहीं देखोगे तो रानी जिंदा और दिलीप सिंह को 1 साल के लिए बस पेंशन दिया गया। जैसे ही नेक्स्ट ईयर हुआ, पेंशन देने की बारी आई, तो इन लोग को मरवा दिया गया था, रानी जिंदा और दिलीप सिंह को। और इस तरह से इन लोग पूरे पंजाब राज्य को हड़प लिए, कौन, ब्रिटिश लोग। तो ये रानी जिंदा की महत्वाकांक्षाओं का परिणाम था, उनकी गलत पॉलिसीज के कारण क्या हुआ था, पंजाब राज्य किसमें मिल गया, ब्रिटिश साम्राज्य में मिल गया। इसके बाद जो पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, रिवॉल्ट ऑफ 1857, और उसके बाद क्या करते हैं, क्लास ओवर करेंगे, ठीक है। क्लियर है सब लोगों को, बस ये लास्ट है और ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसके बाद फिर हम लोग क्लास ओवर करेंगे। मेरे एक ख्याल से 10 मिनट की क्लास और है बस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। और इससे क्वेश्चन आप लोग के बहुत सारे फ्रेम होंगे, क्वेश्चन बहुत बनेंगे आपके। ठीक है, ये 1857। ये देखोगे बंगाल पे के पास एक जगह है जिसका नाम है बैरकपुर छावनी, ये पढ़े होगे आप लोग, या मूवी देखे होगे आमिर खान वाली, आमिर खान की थी ना मूवी,
मंगल पांडे, याद आया कुछ? बैरकपुर छावनी, छावनी है ना, बैरकपुर छावनी, ठीक है। ये बैरकपुर छावनी में देखोगे मतलब यहाँ पे 34 NI बटालियन के जो सैनिक थे, कौन? हमारे मंगल पांडे, ये इंपॉर्टेंट है, मंगल पांडे। मंगल पांडे, अब मंगल पांडे के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अब मंगल पांडे एक बार नहाने जा रहे थे तो ये हुआ, नहाते टाइम वापस जब आ रहे थे तो किसी शूद्र व्यक्ति ने इनको टच किया, तो बोले कि यार वापस मेरे को नहाना पड़ेगा, अगेन मेरे को दोबारा नहाना पड़ेगा। तो उनका कहना था कि यार आप तो चर्बी वाले कारतूस का यूज करते हो, मतलब चर्बी वाले कारतूस मतलब आपकी जो कारतूस है, मतलब आपका जो गोली है, बंदूक है, उसमें जो लगा रहता है, क्या रहते हैं, घोड़े के और क्या बोलते हैं, गाय के, सुअर के, क्या है, चर्बी लगे रहते हैं, मांस लगे रहते हैं। आपका तो ऑलरेडी धर्म भ्रष्ट हो चुका है, तो आप मेरे को छूने से कैसे आपका धर्म भ्रष्ट हो रहा है? तो उनका ये कहना था, तो बोले कि हो ही नहीं सकता, बोले आप जाके कंपनी में देख लो। तो मंगल पांडे गए तो उनको पता चला कि यार वाकई में कारतूस चर्बी में क्या है, मतलब लगा हुआ है हमारा, लगा हुआ है। तो नाराज हो गए, उनको लगा कि यार मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। उन्होंने पहली बार क्या किया था, विद्रोह कर दिया था। विद्रोह जो किया था वो कब किया था एक्चुअल में देखोगे तो, कब, 29 मार्च को इनका पहला विद्रोह हुआ था। 29 मार्च 1857 को विद्रोह हुआ था। हाँ, ये टॉपिक को बोलते हम लोग रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। ये तो तत्कालिक कारण जो था वो क्या था इनका, तुरंत का कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस। 29 मार्च 1857 को डिसाइड कर लिए कि क्या हो गया, एक बड़ा विद्रोह होगा, है ना, और विद्रोह कर दिए। अब जिसके कारण बाद में इनको पकड़ लिया गया, मंगल पांडे को, और 8 अप्रैल 1857 को क्या हुई थी, इनको फांसी की सजा हुई थी, है ना। तब मंगल पांडे ने बोला था कि भैया मेरे एक एक कतरा से क्या होगा, देश में बहुत सारे मंगल पांडे पैदा होंगे और क्रांति आएगी और हमारा देश क्या होगा, आजाद होगा। आने वाले सालों में देखोगे मतलब 100, मतलब इसके बाद 200 साल बाद हम लोग को क्या मिल जाती है, आजादी मिल जाती है, ठीक है। तो ये 1857 का सबसे एक शुरुआत था, स्टार्टिंग था, बेस था कि 1857 की क्रांति क्यों। तो ये चर्बी वाले कारतूस के कारण विद्रोह हुआ। इसके बाद देखोगे तो जितने भी भारतीय भारतीय सैनिक थे, उन्होंने क्या किया, मतलब विद्रोह कर दिया कि नहीं यार विद्रोह होना चाहिए। तो अल्टीमेटली इन लोग देखोगे तो जितने भी भारतीय सैनिक लोग थे, उन्होंने बोले यार मंगल पांडे को मारे तो हम लोग क्या करेंगे, एक बड़ा विद्रोह करेंगे। अब इस समय देखोगे तो दिल्ली के जो राजा थे, इस समय देखोगे तो दिल्ली के एक राजा थे जिनका नाम था, मुगल बादशाह थे, उनका भी पेंशन मिलता था, जिनका नाम था बहादुर शाह जफर, नाम सुनोगे आप लोग, लास्ट राजा थे बहादुर शाह जफर, जफर। जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर ये राजा राजा थे, है ना। अब इनका इनके साथ ये चल रहा था कि इनको पेंशन देती थी गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट। इन लोग बोले कि यार आप शासन मत चलाओ, आपको शासन चलाने की जरूरत नहीं है, आप शासन मत चलाओ, शासन हम लोग अपने हिसाब से चलाएंगे, आपको उसके बदले, है ना, क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगा। मतलब आपका महल है, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपका खेत वेत रहेगा, एग्रीकल्चर रहेगा, लैंड जो भी XYZ है, बट आप शासन, रूल्स एंड रेगुलेशन हमारा चलेगा, रेवेन्यू सारी जगह से हम लोग वसूल करेंगे, इसके बदले आपको क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगा। उस समय जो इनको पेंशन मिलता था 26 लाख रुपीज ईयरली, मतलब 26 लाख रुपए ईयरली इनको पेंशन मिलता था, किसको, बहादुर शाह जफर को, है ना। तो इनको पेंशन मिल रहा था। हाँ, इनका जो सेनापति है उनका नाम था बख्त खां, बख्त खां इनका क्या था, ये सेनापति, है ना, बख्त खां इनका सेनापति था। अब बहादुर शाह जफर और बख्त खां अल्टीमेटली देखोगी तो बहादुर शाह जफर राजा थे और बख्त खां क्या था, इनका सेनापति।
तो सारे जो सैनिक थे मतलब 17-18 जितने भी मंगल पांडे के जितने भी सैनिक लोग थे जो इंडियंस थे वो चले गए कहाँ, दिल्ली में राजा के पास चले गए, बोले सपोर्ट चाहिए, मंगल पांडे को मारा है मतलब हमारे फ्रेंड को मारा है, एक बड़ा क्रांति करना है, रिवोल्ट ऑफ 1857 करना है हम लोग को, है ना, आपकी सपोर्ट की जरूरत है क्योंकि आपका इकोनॉमिक कंडीशन हाई है, आपके पास पैसा बहुत है और आपके पास बहुत सारी सेना भी, तो आप हमारी पूरी तरह से मदद करेंगे तो हम लोग ब्रिटेन के लोगों को भगा देंगे, कहाँ वापस ब्रिटेन। तो बहादुर शाह जफर का कहना था यार मैं तो ऑलरेडी बूढ़ा हो चुका हूं, मैं आप लोग की मदद क्या करूंगा, और मेरे को तो ऑलरेडी 26 लाख रुपीस ईयरली इन लोग पेंशन दे रहे हैं, तो मैं क्यों फालतू पंगा मोल लूं। तो बोले कि नहीं मदद करो, हेल्प करो, हम लोग क्या है ब्रिटिश लोगों को इंडिया से भगा देंगे। तो बोले ठीक है सोचने का टाइम दो मेरे को 1-2 दिन। तब बख्त खां से डिस्कशन की कि ऐसा ऐसा प्रपोजल आया यार मेरे पास क्या करना चाहिए, तो बख्त खां उनको बोले कि आपके पास मौका आ चुका है, अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, ब्रिटेन वाले लोग को वापस ब्रिटेन भगाने का मौका मिल चुका है आपको, है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, इसका पूरा फायदा एडवांटेज उठाना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग के पास पैसा तो मिल रहा है, वो तो हम लोग को पहले भी मिलता था, औरंगजेब अकबर थे उस समय भी हम लोग को रेवेन्यू जनरेट होता था 26 लाख 27 लाख उस टाइम भी, और उस टाइम ये था कि हम लोग का पूरे भारत में कंट्रोल था और सारे लोग हमसे डरते थे और हम लोग को तो मतलब हर चीज का टेंशन नहीं था, रूल्स एंड रेगुलेशन सारे हमारे हमारे पास थे, हमारे हाथ में थे। तो आज की डेट में देखोगे तो आज हमारे पास पैसा है पर पोस्ट ऑफ पावर नहीं है, मतलब हमारे अल्टीमेटली हमारा रिस्पेक्ट कहाँ है, खत्म हो चुका है, तो हम लोग को वो चीज वापस चाहिए, हम लोग वापस क्या कर सकते हैं, भारत को क्या कर सकते हैं, पूरा अपने तरफ कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब वापस हमारा क्या होगा, मुगल लोग का शासन आ जाएगा। ये लालच दिखाया किसने, बख्त खान ने उनको लालच दिखाया बहादुर शाह जफर को कि यही टाइम है, लोग सपोर्ट करने जा रहे हैं तो हम लोग को क्यों फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्यों ब्रिटेन वाले लोग को भगाना नहीं चाहिए। तो बोले कि हाँ तुम्हारी बात में प्लान तो है तो इसको एक बार ट्राई करते हैं, बोलते ठीक है। तो बुलाए किसको, मंगल पांडे के फ्रेंड्स लोग को बुलाए, जितने भी दोस्त लोग हैं, बोले कि ठीक है थोड़ा सा टाइम दो, हम लोग इसको सिस्टमेटिक तरीके से चालू करेंगे और क्या करेंगे, एक बड़ा विद्रोह करेंगे और ब्रिटेन से क्या करेंगे, भारत को हटा देंगे। तो बोले ठीक है करके, तो इन लोग अब छोटे छोटे स्टेट में जाना चालू किए, मतलब बहादुर शाह जफर और बख्त खां के सैनिक लोग, है ना, कि ये जानने के लिए कि कौन कौन ब्रिटिश लोग से बहुत परेशान है, तो इन लोग गए, फिर इसके बाद आगे जाके कहाँ चले गए, कानपुर चले गए, इनके सैनिक लोग कानपुर में मदद मांगने गए कि यार 1857 की क्रांति करना है, आप सपोर्ट करोगे क्या। तो इस समय देखोगे तो कानपुर का राजा कौन था, हमारे नाना साहब, याद आ गया होगा आप लोग को, नाना साहिब, है ना। हाँ नाना साहिब का कभी कभी बचपन का नाम निक नेम पूछ लेता है, तो क्या नाम है इनका, ढूंढू पंत, ये एग्जाम में पूछा है ना 1-2 बार एग्जाम में, ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना, ढूंढू पंत इनके बचपन का नाम है ना। तो नाना साहब बोले कि यार वैसे भी ऑलरेडी मैं बाजीराव का बेटा था और मैं और गोद लिया हुआ बेटा था, तो लॉर्ड डलहौजी मतलब डलहौजी डॉक्टरिंग ऑफ लैप्स पॉलिसी के तहत मेरा राज्य छीन चुका है, कानपुर पूरा ले चुका है, तो मैं तो विद्रोह करूंगा ही। और आपका अगर सपोर्ट है तो मैं तो और अच्छे से युद्ध विद्रोह करूंगा, बस आपके हाँ इशारे की देरी है और बड़ा क्या होगा, विद्रोह होगा। इन लोग एक डेट डिसाइड की थी कि यार 10 मई के आसपास का एक डेट रहेगा, उसके आसपास का एक डेट रहेगा और उस समय सबके सबको क्या करना है, एक साथ युद्ध करना है और ब्रिटेन मतलब भारत से ब्रिटिश लोग को पूरी तरह से भगा देना। तो बोले ठीक है एक मैसेज और आएगा आपको। अब देखो इन लोग गए कहाँ पे, कानपुर के बाद कहाँ चले गए, लखनऊ चले गए, मतलब मदद मांगने लखनऊ में गए। और लखनऊ की जो रानी थी कौन थी, हमारी बेगम हजरत महल, लखनऊ की शासिका थी। बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल लखनऊ की शासिका थी। तो उसके पास गए तो वो भी एक बच्चे को गोद ली थी जिसका नाम था विजरिस कादिर। तो बोली कि हाँ मेरा भी डॉक्टर ऑफ लैब्स के तहत पॉलिसी के तहत छीन लिया गया है साम्राज्य, तो मैं भी आपकी पूरी तरह से क्या करूंगी, सपोर्ट करने के लिए वो हूँ, तैयार हूँ। अब इस तरफ जो देखोगे जो मेन था लीड करने की कोशिश कर रहा था कौन, झांसी। फिर इन लोग फाइनली कहाँ गए, झांसी के पास गए, बोले कि झांसी, हाँ, झांसी के पास गए, है ना। झांसी देखोगे तो कहाँ पे आज की डेट में, कहाँ पे, ग्वालियर के पास है, ग्वालियर मतलब एमपी, है ना। हाँ झांसी में कौन थी, हमारी रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, है ना। हाँ इनके पति का नाम था गंगाधर,
गंगाधर इनके पति का नाम था, गंगाधर याद रख लें, कभी कभी पूछ लेता रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड का नाम क्या था, गंगाधर। और ये भी याद इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि शक्तिमान का भी नाम गंगाधर रहता है सीरियल में, है ना। तो हाँ, इनके जो बेटा था जिनका नाम था दामोदर। हाँ, दामोदर भी गोद लिया हुआ बेटा था ना, एडॉप्टेड चाइल्ड था, इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के तहत इस राज्य को भी ब्रिटिश लोगों ने हड़प लिया था। इसलिए इन लोग भी बोले कि ठीक है, हम लोग भी क्या करेंगे, 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद एक देखोगे इलाका जिसको बोलते हैं हम लोग इलाहाबाद। इलाहाबाद, इलाहाबाद में देखोगे राजा कौन था, तो इस समय लियाकत अली। लियाकत अली बोला कि ठीक है, मैं भी आप लोग की मदद करूंगा, 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट करूंगा और ब्रिटिश लोग को कहाँ करूंगा, ब्रिटेन से भगा दूंगा। एक और इलाका है जिसको हम लोग बोलते हैं बरेली। बरेली में थे हमारे कौन, हमारे खान बहादुर खां। ये वाला इलाका बना देते हैं हम लोग बरेली। बरेली, हाँ, यहाँ पे थे हमारे राजा खान बहादुर खां। खान बहादुर खान, ठीक है। इसके बाद देखोगे जो एक इलाका जो इंपॉर्टेंट है जिसका नाम था बिहार। बिहार के पर्टिकुलर देखोगे तो जगदीशपुर, ये यहाँ बना देता हूँ मैं। हाँ, ये यहाँ पे है ना, ये यहाँ बना देता हूँ मैं। बिहार का एक इलाका था जिसको बोलते हैं जगदीशपुर। बिहार का इलाका था जगदीशपुर का, जो राजा था जिसका नाम था बाबू कुंवर सिंह। कुंवर सिंह, ठीक है। अब बाबू कुंवर सिंह है, मतलब बाबू मतलब छोटा मत समझ रहे हैं ना। कुंवर सिंह सबसे वृद्ध व्यक्ति कौन था, सबसे ओल्ड व्यक्ति कौन था, तो कौन, ये बाबू कुंवर सिंह, यही सबसे बुजुर्ग ओल्ड व्यक्ति थे। थोड़ा सा याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सबसे वृद्ध व्यक्ति थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे, 80 ईयर्स के थे इस समय, ठीक है। इसके अलावा देखोगे तो बस इतने, मतलब और भी छोटे छोटे इलाके थे, बट ये इतना मेन है, ये पूछता है एग्जाम, ठीक है। तो इतना जगह मेन था। और इन लोग क्या किए थे, मतलब विद्रोह कर दिए थे। एक डेट डिसाइड हुआ कि यार एक डेट में विद्रोह करेंगे और क्या करेंगे, भारत से भगा देंगे किसको, ब्रिटिश लोग को। बट लोगों के अंदर एक्साइटमेंट इतना ज्यादा था कि अब तो अपन लोग क्या करेंगे, जीत जाएंगे, हरा देंगे, भगा देंगे ब्रिटेन वाले को। एक्साइटमेंट इतना ज्यादा था कि एक डेट पे एक तो चालू नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय मोबाइल था नहीं, व्हाट्सअप था नहीं, फेसबुक था नहीं। तो ये दिक्कत था। तो एक डेट में चालू करना था हम लोग को अल्टीमेटली, बट हो नहीं पाया ऐसा। एक्साइटमेंट इतना ज्यादा था कि सब लोग अलग अलग डेट में चालू किए। मतलब दिल्ली वाले पहले चालू कर दिए 15 दिन पहले, 15 दिन बाद कानपुर वाले चालू किए, उसके 15 दिन बाद लखनऊ वाले, उसके 10 दिन बाद झांसी वाले, फिर देखोगे तो बरेली वाले, फिर उसके बाद इलाहाबाद वाले। अलग अलग डेट में चालू करने के अलग अलग डेट में चालू होने के कारण क्या हुआ, ब्रिटिश सेना धीरे धीरे एक एक जगह गई। पहले दिल्ली में गई, उसके बाद फिर कानपुर में, कानपुर के बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद झांसी, धीरे धीरे सब जगह गई और क्या की, मतलब इस विद्रोह को पूरी तरह से दबा दी। हाँ, अगर अगर मान लो इन द केस एक डेट में अगर चालू, मतलब एक डेट में चालू हुआ रहता तो डैम श्योर क्या होता, ब्रिटेन वाले कहाँ चले जाते, वापस ब्रिटिश चले जाते। पर एक डेट में चालू नहीं होने के कारण सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि वापस क्या हुआ, नहीं हो पाया, है ना। विद्रोह असफल हो गया, पूरी तरह से फ्लॉप हो गया हमारे 1857 की क्रांति। और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। मतलब 1857 के बाद ब्रिटिश लोग को समझ में आ गया कि अपन इंडिया में क्या कर सकते हैं, हम लोग इंडिया में पूरी तरह से क्या कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं, ये पता चल गया। और इंडिया वाले लोग को ये समझ में आ गया कि हम लोग को गुलामी की जीवन जीना है। मतलब इतने बड़े बड़े राजा महाराजा लोग जब हार गए तो हम लोग का तो कोई अस्तित्व नहीं। तो इस तरह से 1857 की क्रांति पूरी तरह से क्या हो गई थी, फ्लॉप हो गई थी। हाँ, इसको राष्ट्रीय विद्रोह किस किस ने कहा है, किस किस राइटर ने कहा है, या नेशनल विद्रोह किसने कहा है, इसको अपन अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। और 1857 की क्रांति के बाद कैसे भारत को इन लोगों ने पूरी तरह से गुलाम बना लिए, कैसे पूरी तरह से जकड़ लिए, भारत में कैसे गरीबी भुखमरी आई, है ना। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं और कल फिर ज्योग्राफी की क्लास रहेगी। तो क्लास आपको कैसा लगा, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।